एफकेट एग्जाम हो, एनडीए एग्जाम हो या फिर सीडीएस एग्जाम हो, तीनों ही एग्जाम्स के अंदर डिफेंस सेक्शन पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक और करंट अफेयर के हिस्से को कवर कर लेते हैं ताकि एफकेट के अंदर 15 मार्क्स जो बढ़ते हैं उसको टारगेट किया जा सके। 2 क्वेश्चन जो आते हैं एनडीए के अंदर उसको भी टारगेट कर लेंगे और सीडीएस वाले क्वेश्चंस को भी हमें टारगेट करना है। आपके दिमाग में आएगा कि भैया मैं कौन हूँ, आई वॉज अवॉर्डेड विद रक्षा मंत्री पदक, और मेरा अगर कोई सबसे चहीता सब्जेक्ट है तो दैट सब्जेक्ट इज डिफेंस, है ना। डिफेंस के बारे में यार खूब मैं पढ़ता हूँ, तो इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये करने के बाद में आप कहीं और दूसरे सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। गाइज एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी पीपीटी की और पीडीएफ की, है ना, नोट्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जा करके आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हो। इफ़ यू विल क्वालिफाई योर एग्जाम सीडीएस और एनडीए की मैं बात कर रहा हूँ, देन यू विल बी अवॉर्डेड विद दिस पर्टिकुलर टी शर्ट। दिस विल बी हेल्पिंग यू, दिस विल बी मोटिवेटिंग यू अलॉट, क्योंकि यार लाइफ में ना कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब हम लोग कुछ अचीव करते हैं। खरीद तो आप 10 जगह से सकते हो कोई भी सामान, लेकिन भाई अर्न की गई चीज़ है ना बहुत महंगी होती है, ठीक है, उसको आप पसीने से ही अर्न कर सकते हो। तो इसके अलावा अगर आपको हमारे साथ में पढ़ना है तो एनडीए और सीडीएस के लिए आप लोग 1 सितंबर से एडमिशन चालू हो जाएंगे, तो वहाँ पे जाकर के एनरोल कर सकते हैं। बाकी जो 1 अक्टूबर है तब से क्लासेस शुरू कर देंगे हम लोग। चलिए बात करते हैं। पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने आया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इंडिया के अंदर, उसका एस्टेब्लिशमेंट 26 जनवरी 1952 को हुआ था, जिस दिन हमारा रिपब्लिक डे हुआ था। दूसरी चीज़ इसने बताया कि इसके हेडक्वार्टर साउथ ब्लॉक सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली में। और जो सीडीएस है ना, थर्ड स्टेटमेंट में बता रहे हैं कि जो सीडीएस हैं वो सुप्रीम कमांडर है तीनों आर्म्ड फोर्सेस के। गाइज अगर आप लोगों ने आर्टिकल 52 और 53 के बारे में पढ़ा होगा, वो बताता है देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो बताता है आर्टिकल 52, और आर्टिकल 53 क्लियरली बोलता है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होंगे प्रेसिडेंट साहब। तो सीडीएस का तो कोई लेना देना नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। और जो फाउंडेशन रखा गया था जिस दिन हम लोग आज़ाद हुए थे, उस दिन से ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का फाउंडेशन या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का फाउंडेशन रख दिया गया था। तो यह कब की बात है? 15 अगस्त 1947 की बात है, 1947 की बात है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत, यानी कि 2 स्टेटमेंट काट दो तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इसका फाउंडेशन 15 अगस्त 1947 को रखा गया था। हेडक्वार्टर साउथ ब्लॉक सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग दिल्ली में देखने को मिलते हैं। मोटो है जी रक्षा मंत्रालय, और प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस यहाँ पे रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए गाइस आगे बढ़ेंगे। कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर? तो भैया 5 डिपार्टमेंट आते हैं। पहले तो आता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, दूसरा आता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, क्योंकि ये डिपार्टमेंट है जो कि डिफेंस के सामान को प्रोड्यूस करता है। फिर एक डिफेंस का डिपार्टमेंट आ गया मिनिस्ट्री के अंदर में, जो कि वेलफेयर को देखता है, एक्स सर्विसमैन के, जो लोग यहाँ से रिटायर होते हैं उनके वेलफेयर के लिए अलग से डिपार्टमेंट है। ऐसे ही मिलिट्री अफेयर्स के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट, और डीआरडीओ दैट इज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे पीवाईक्यू पूछा जा चुका है सीडीएस के अंदर। चलिए गाइस, दूसरा क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और आर करेक्टली मैच्ड। देखो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस टाइम पे कौन है, हमें यह बताना है, ठीक है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। नेवल स्टाफ के चीफ हैं एडमिरल दिनेश की त्रिपाठी, और सीडीएस हैं एसीएम दैट इज एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह साहब। तो भैया ये तीनों आपको पता है कि जो अमरप्रीत सिंह साहब हैं एसीएम एयर चीफ मार्शल हैं, जो वो क्या है, वो सीडीएस है नहीं है, वो क्या है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। उसके अलावा नेवल स्टाफ के जो चीफ हैं वो हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, और जनरल उपेंद्र द्विवेदी ये हैं आर्मी चीफ। तो यहाँ पे ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को अगर आप एलिमिनेट कर देते हो, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आपको पता है, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज आर्टिकल 53 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन है, वो है जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाकी इसके अलावा नेवल चीफ हैं, चीफ ऑफ नेवी है या नेवल स्टाफ जो चीफ है वो है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। सीडीएस हैं जनरल
ये देखिए, ये इमेजेस उल्टे लगा दिए बाय मिस्टेक। जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ये हैं, ये हमारे आर्मी चीफ हैं, और जनरल अनिल चौहान ये हमारे सीडीएस हैं। बाकी ये दूसरे सीडीएस हैं। पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत साहब। जनरल बिपिन रावत साहब, इनकी एक दुखद हेलीकॉप्टर हादसे में डेथ हो गई थी। बाकी इसके अलावा जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है वो है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह साहब। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपकी इमेज जो है उल्टी हो गई है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू कमीशन्ड ऑफिसर रैंक इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेज कंसीडर द पेयर। आपको ये बताना है, इक्विलेंस या इक्विलेंट रैंक बताने। ब्रिगेडियर कोमोडोर एयर कोमोडोर, कर्नल कमांडर विंग कमांडर, मेजर लेफ्टिनेंट कमांडर एंड स्क्वान लीडर। देखो यार सीधी सी बात है, मैं आपको यहाँ पे बना करके बता देता हूँ। ठीक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। सबसे पहले जिस दिन आप कमीशन हो जाएंगे उस दिन आप कौन सी रैंक से कमीशन होंगे? आर्मी में आप लेफ्टिनेंट बनेंगे, देन कैप्टन, देन मेजर, देन लेफ्टिनेंट, कर्नल, देन ब्रिगेडियर, कुछ ही लोग बन पाते हैं, देन फिर मेजर, जनरल, ठीक है, देन लेफ्टिनेंट जनरल और अंत में जनरल, और एक ऑनररी रैंक भी होती है जिसको बोलते हैं फील्ड मार्शल आर्मी में। ऐसे ही नेवी के अंदर जिस दिन आप कमीशन होते हैं उस दिन होते हैं आप सब लेफ्टिनेंट, देन लेफ्टिनेंट, देन लेफ्टिनेंट कमांडर, उसके बाद में कमांडर, ठीक है, फिर आता है कैप्टन, कैप्टन CPT लिख देते हैं, IN लिखा रहता है इसमें, कैप्टन इंडियन नेवी। उसके बाद में ब्रिगेडियर के पैरेलल में रैंक होता है यहाँ पे कोमोडोर। कौन सा? कोमोडोर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, जनरल। अभी नीचे पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उसके बाद में एयरफोर्स में हम लोग जब कमीशन होते हैं तो हमारा जो सबसे पहला रैंक आता है वो आता है फ्लाइंग ऑफिसर, फिर आता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फिर स्क्वान लीडर, देन आता है विंग कमांडर, फिर आता है ग्रुप कैप्टन, CPT लिख देते हैं इसको। उसके अलावा एयर कोमोडोर। ठीक है, अब आगे की ये बाद में बात करेंगे, पहले नीचे वाला देख लेते हैं। देखो, ब्रिगेडियर आर्मी में, नेवी में कोमोडोर, एयर कोमोडोर, यानी कि पहली स्टेटमेंट तो हो गई सही। ठीक है, यही तो बताया हम लोगों ने, ब्रिगेडियर कोमोडोर, एयर कोमोडोर, CDR। ठीक, ये हो गया सही। उसके बाद में कर्नल, कमांडर एंड विंग कमांडर। देखो यार सीधी सी बात है, हम लोगों ने देखा यहाँ पे कमांडर, विंग कमांडर, और इस साइड में क्या है? लेफ्टिनेंट कर्नल आता है, तो ये कर्नल नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 में देखते हैं, मेजर, लेफ्टिनेंट कमांडर एंड स्क्वान लीडर। मेजर, लेफ्टिनेंट कमांडर एंड स्क्वान लीडर, ये सही हो जाएगा। देखो, चाहे रिटन एग्जाम हो, चाहे SSB इंटरव्यू हो, यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है, इसलिए इसको गलत मत करना। तो इसीलिए इसको क्या किया जाएगा? इसको, ये सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, ये एलिमिनेट, ठीक है, और ये एलिमिनेट। तो हमारे पास में ऑप्शन D विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, तो यहाँ तक तो मैंने ब्रिगेडियर तक आपको बता दिया था इक्विवेलेंट रैंक में। ठीक है, उसके बाद में मेजर जनरल के बाद में नेवी में रियर एडमिरल आता है, और यहाँ पे एयर वाइस मार्शल आता है। देखो, वाइस जो होता है ना, वाइस किसी भी चीज़ का सेकंड होता है। ठीक है, तो भैया वाइस किसी भी चीज़ का सेकंड होगा, तो भैया जैसे यहाँ पे वाइस आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा? एयर मार्शल आएगा रैंक। कौन सा रैंक आएगा? एयर मार्शल। और इतने सारे एयर मार्शल्स में से जो सबसे बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे? चीफ बोलेंगे। तो देन जो हाईएस्ट होगा उसको क्या बोला जाएगा? एयर चीफ मार्शल बोला जाएगा। फिर आगे यहाँ पे देखते हैं, मेजर जनरल जो है, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, ये हम लोगों ने पढ़ा। नेवी में रियर मतलब अगर कोई 3 सीट है तो जो पीछे वाली सीट पे बैठे वो रियर, बीच वाली पे बैठे, है ना, आगे से फ्रंट से सेकंड पे बैठे तो वाइस, और जो वाइस किसको सपोर्ट करता है? मेन को सपोर्ट करता है, तो वो यानी वो एडमिरल साहब को सपोर्ट करेगा। तो इस तरह से सीक्वेंस आप याद रख सकते हैं। ऑनररी रैंक में मैंने क्या बताया? फील्ड मार्शल एक ऑनररी रैंक है नेवी में। ठीक है, नेवी में क्या है? एडमिरल ऑफ द फ्लीट होता है, आज तक कोई नहीं बना। मार्शल ऑफ द, फील्ड मार्शल के रैंक पे 2 लोग हुए हैं, एक तो थे जनरल सैम या फील्ड मार्शल सैम मैनिक्शो साहब, उनके नाम पे मूवी भी आई है, और दूसरे कौन हुए? फील्ड मार्शल KM करियप्पा साहब। ठीक है, KM करियप्पा साहब। ऐसे ही एयरफोर्स के अंदर एक ही ऐसे महान इंसान हुए जिनका नाम था मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, क्या नाम था? अर्जन सिंह। क्या नाम था? अर्जन सिंह साहब।
अभी 2015 में उनकी डेथ हुई थी, अर्जन सिंह। ठीक, ये याद रखें। चलिए, फिर ऐसे ही OR के रैंक भी आप ये देख लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा। आज यूजुअली पूछा नहीं जाता, उस तरह के पूछे जाते हैं, लेकिन पूछ ही लेगा तो फिर क्या करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन आर्मी। द इंडियन आर्मी वॉज फॉर्मली फाउंडेड ऑन 1 April 1895, adopted its current form post independence on 26 January 1950. आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। और तीसरा ये है, द इंडियन मिलिट्री अकेडमी इज लोकेटेड इन देहरादून वाइल द ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी आर लोकेटेड इन चेन्नई एंड हैदराबाद। देखो, चेन्नई में तो OTA है, सही बात है, लेकिन जो टेक्निकल OTA है वो कहाँ पे है? गया में है। कहाँ पे है? गया में। यानी ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो तो हमारा यहाँ से ऑप्शन 2 भी एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन A यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है, ऑप्शन A बच जाएगा। तो भैया, जब इंडिया का रिपब्लिक बना तब तो हम लोगों को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई थी, तो 26 जनवरी 1950 को हम लोगों को खुद की आर्मी मिली, लेकिन 1 अप्रैल 1895 को हमारी आर्मी को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था अंग्रेज़ों ने, ठीक है। आर्मी डे जो है, आर्मी डे, देखो पहले कमांडर इन चीफ कौन बने थे? कौन बने थे? जनरल करियप्पा साहब बने थे, है ना। पहले आर्मी चीफ कौन बने थे? कमांडर इन चीफ बने थे KM करियप्पा साहब, ठीक है। जनरल KM करियप्पा, या फील्ड मार्शल हो गए थे बाद में तो, ठीक है, फील्ड मार्शल KM करियप्पा साहब बने थे। फिर ये रिटायर हुए कितनी तारीख को? 14 तारीख को। तो भैया जब 14 को ये पहली बार रिटायर हुए तो इस डे को क्या बोला गया? इसको बोला गया वेटरन्स डे। क्या बोला गया? वेटरन्स डे बोला गया। आपको पता होना चाहिए। अब कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं और कुछ लोकेशन है, इनको आपस में मिलान करना है। जैसे कि काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल कहाँ पे है? ठीक है, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल को बताया कि पुणे में है, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट ही गलत होगी, क्यों? क्योंकि वेरिंगटे में है। कहाँ पे है? वेरिंगटे में है। उसके अलावा क्या बताया? CME दैट इज कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ पे बताया? पुणे में बताया, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग। तो पहले वाले ऑप्शन को पहले तो एलिमिनेट करते हैं, पहले वाले को ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, वैसे हमारे पास में आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन हाउस कहाँ पे? गुलमर्ग में है, कश्मीर के अंदर। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं वैसे। चलिए देखते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। हर जिसको आर्मी अफसर बनना होता है यार, सपना ही होता है उसका कि देहरादून IM में जाना है मुझे, ठीक है। OTA चेन्नई में है, OTA गया में भी है। टेक्निकल ट्रेनिंग गया में होती है और नॉन टेक की ट्रेनिंग होती है चेन्नई के अंदर। EME स्कूल वडोदरा के अंदर है, और जो काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर का स्कूल है वो वेरिंगटे के अंदर है, ठीक। ऐसे ही आर्मी वॉर कॉलेज और कॉलेज ऑफ कॉम्बैट मऊ के अंदर है। मऊ कहाँ पे है? ये MP में। UP वाला मऊ नहीं है, ये MP वाला मऊ है। ऐसे ही इन्फेंट्री स्कूल मऊ और बेलगवी दैट इज बेलगाम, दोनों ही जगह के ऊपर है। आर्टिलरी का सेंटर या आर्टिलरी का जो स्कूल ऑफ आर्टिलरी है वो देवलाली में है, ठीक है। देवलाली शायद नासिक के पास है ये जगह। ऐसे कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ये पुणे में देखने को मिलेगा आपको। कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग दैट इज MCTE ये मऊ में देखने को मिलेगा। और मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये आपको सिकंदराबाद में देखने को मिलेगा, ठीक गाइज। ऐसे डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे में है। नेशनल अकेडमी फॉर डिफेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यार इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंसिस की वैसे ही कमी है, तो आपको फाइनेंसिस को ऑप्टिमाइज करना है, उसकी स्टडी के लिए पुणे जाना पड़ेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एस्टेट्स मैनेजमेंट दिल्ली में है। ऐसे ही डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च दैट इज DIPR। आप लोग SSB इंटरव्यू देने जाओगे, वहाँ पे इंटरव्यूइंग ऑफिसर हुए, साइकोलॉजिस्ट हुए या फिर GTO हुए, तीनों को ही DIPR ट्रेन करता है। ऐसे ही हाई एल्टीट्यूड को लेकर के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च ले के अंदर देखने को मिलता है। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद में है, ठीक है, ये याद रख लेना। ऐसे नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली में है। नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली में हो गया। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, जिसको स्टाफ कॉलेज भी बोलते हैं, जनरल बिपिन रावत इसी स्टाफ कॉलेज को विजिट करने जा रहे थे, ठीक है, वेलिंगटन में, ठीक है। तब वहीं पे जा करके नीलगिरीज के अंदर वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। ऐसे ही नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे के अंदर है। पुणे से थोड़ा सा बाहर निकल के खड़गवासला नाम की जगह है। इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस IDSA ये दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है आपको। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल हवास गुलबर्ग में है। और
इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जिसको प्रपोज किया था वो गुड़गांव में एस्टेब्लिश होगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देंगे। द नदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी इज हेडक्वार्टर्ड इन उधमपुर, जम्मू कश्मीर एंड उधमपुर में है जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है नदर्न कमांड। देखो यार सीधी सी बात है, इसमें आपको ऐसे याद रखो, ठीक है। नदर्न कमांड, सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, फिर आता है साउथ, ठीक है, ईस्टर्न कमांड, फिर आता है साउथ वेस्टर्न कमांड, ठीक है, SW, एक आता है सेंट्रल कमांड और एक आता है जी ट्रेनिंग कमांड। तो नदर्न कमांड कहाँ पे है? नदर्न कमांड है आपको देखने को मिलेगा उधमपुर में। सदर्न कमांड आपको पुणे में देखने को मिलेंगे इसके हेडक्वार्टर। वेस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे चंडी मंदिर जो कि चंडीगढ़ के पास में है। ईस्टर्न कमांड कोलकाता में है ना, कोलकाता में। उसके अलावा जो साउथ वेस्टर्न है वो जयपुर में है। बीच में ऐसी न्यूज़ भी आई थी कि जयपुर में शायद ये कमांड को बंद करेंगे, कुछ नया प्रपोज किया होगा। सेंट्रल कमांड जो है वो लखनऊ में है और ट्रेनिंग कमांड जो है वो आपको शिमला में देखने को मिलेगी, जिसको आरटेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरटेक बोलते हैं। तो भैया ट्रेनिंग कमांड शिमला में है, सदर्न कमांड बेंगलोर में नहीं है, पुणे के अंदर है, नदर्न कमांड यहाँ पे है। तो भैया थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, वैसे ही आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, देखो नदर्न कमांड मैंने कहाँ बताया? उधमपुर में। वेस्टर्न कमांड बताया, नदर्न के बाद सदर्न बताया था, तो सदर्न ये कहाँ पे आ गया? पुणे के अंदर आ गया। वैसे ही ईस्टर्न कमांड आपको मिलेगा जी कोलकाता के अंदर देखने को। वेस्टर्न कमांड आपको मिलेगा चंडी मंदिर जो कि चंडीगढ़ के पास में चंडी माता का मंदिर है, चंडी मंदिर नाम की जगह है, ठीक है। ऐसे साउथ वेस्टर्न कमांड आपको मिलेगी कहाँ पे? जयपुर में। सेंट्रल कमांड आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा और आरटेक जो है आर्मी ट्रेनिंग कमांड, इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ पे? शिमला में देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जनरल्स या चीफ जो हैं वो हमें पता होने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन थे? जनरल सर रॉबर्ट लोकट थे। ऐसे फर्स्ट इंडियन आर्म्ड कमांडर इन चीफ जो थे इंडियन आर्मी के वो कौन थे? जनरल KM करियप्पा, बाद में फील्ड मार्शल हुए। ऐसे फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राजेंद्र सिंह जी। ऐसे ही आर्मी चीफ 1962 के वॉर के टाइम पे थे जनरल PN थापर। और ऐसे ही जनरल आर्मी चीफ 1965 के वॉर के टाइम पे जनरल JN चौधरी। ठीक है, ये सारी इमेजेस हैं, एक बार देख लेना इनको। फिर ऐसे ही आर्मी चीफ 1971 की वॉर के टाइम पे थे फील्ड मार्शल KM करियप्पा साहब। इनके बारे में तो सुना ही आपने, मूवी भी आई है इनके नाम के ऊपर। ऐसे ही आर्मी चीफ जो कि बाद में फील्ड मार्शल बने, पहले वो थे KM करियप्पा साहब। ऐसे ही फर्स्ट जो सिख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे COS वो थे जनरल JJ सिंह। ठीक है, जनरल JJ सिंह, शायद ये आर्टिलरी से थे। ऐसे ही जनरल BC जोशी, ये जनरल BC जोशी पहले ऐसे आर्मी चीफ थे जिनके खुद के चीफ के कार्यकाल के टाइम पे उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे ही फर्स्ट चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड सर्विस कमांड कौन बने? लेफ्टिनेंट जनरल पंकज S जोशी साहब बने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू मेजर ह्यूमैनिटेरियन एंड मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्टेड बाय इंडियन एयर फोर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑपरेशन मेघदूत वाज लॉन्च्ड टू लिबरेट, क्या मेघदूत लिबरेट करने के लिए लॉन्च हुआ था क्या? गोवा को? ऐसा तो कभी नहीं सुनने आया। मेघदूत को तो आपको याद होगा कि सियाचिन का कुछ रहा होगा, है ना, सियाचिन का कुछ रहा होगा। ऐसे ही ऑपरेशन कैक्टस जो था मिलिट्री कू को देखने के लिए हुआ था मालदीव्स में। ऐसे ही ऑपरेशन दोस्त जो था वो सुनामी और वो भी नेपाल में। ओहो हो, बड़ा ही बुरा हाल हो रहा है ना। तो यानी तीनों स्टेट में से ऑप्शन 3 तो वैसे ही एलिमिनेट करो, है ना। ऑप्शन 1 भी कर दो, ऑप्शन B करेक्ट आ जाएगा। देखते हैं भैया, इंडियन एयरफोर्स की एस्टेब्लिशमेंट 8 अक्टूबर 1932 को रखी गई थी। नाम इसका होता था रॉयल इंडियन एयरफोर्स 1947 तक। लेकिन उसके बाद में इसके प्रीफिक्स से रॉयल वर्ड को हटा दिया गया जब इंडिया के अंदर खुद की एयरफोर्स बनी। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। फिर आजकल तो इसका नाम क्या है? इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स इसका नया नाम कर दिया गया है। ऐसे इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन विजन 1961 में, जिसमें गोवा को पोर्तुगीज़ के कंट्रोल से हटाया था। ऑपरेशन मेघदूत, जब सियाचिन ग्लेशियर को हम लोगों ने दोबारा से रिकैप्चर किया था। ऑपरेशन कैक्टस 1988 के टाइम पे जब मालदीव्स में मिलिट्री कू हुआ था तो उसको रिस्टोर करना था डेमोक्रेसी को। और ऐसे ही ऑपरेशन
पोमुलई 1987 के टाइम पे जाफना के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एयर ड्रॉप में एयरफोर्स ने कंट्रीब्यूट किया था। ऐसे ही ऑपरेशन रेनबो कंडक्ट हुआ था 2024 में, जब श्रीलंका में सुनामी आ गई थी। आपको पता है इंडियन ओशन में सुनामी आई थी। ऑपरेशन मैत्रेयी को कंडक्ट किया गया था 2015 में, जब अर्थक्वेक आ गया था नेपाल के अंदर, आप सब लोगों को पता ही है। ऑपरेशन राहत को कंडक्ट किया गया था जब यमन के अंदर वॉर हो गया था। तो आपको पता होगा कि जो हमारे जनरल वीके सिंह साहब थे वो भी गए थे अपने लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए। ऑपरेशन दोस्त 2023 में कंडक्ट किया गया था जब टर्की के अंदर और सीरिया के अंदर भूकंप आया था। ठीक है। ऐसे ही 1962 के वॉर के टाइम पे, इंडो चाइना वॉर के टाइम पे, हमें ये बताना है कौन कौन कब कब चीफ रहे हैं। 1965 के वॉर के टाइम पे चीफ कौन रहे? एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह। 1962 के टाइम पे कौन रहे? एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह। 1971 के टाइम पे कौन रहे? एयर चीफ मार्शल पीसी लाल, जब 1971 का वॉर हुआ था। अब देखो, इस क्वेश्चन को देखने से पहले मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेनी चाहिए। जैसे फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है वो थे एयर मार्शल थॉमस एल्महर्ट। ऐसे ही फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो थे वो थे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। और वेस्टर्न कमांड जो है ना इंडियन एयरफोर्स की, जो कि दिल्ली में हेडक्वार्टर है जिसके, इसका नाम भी सुब्रतो पार्क के नाम से रखा गया है। फर्स्ट चीफ जिनको एयर चीफ मार्शल का रैंक दिया गया था वो थे एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह साहब। फर्स्ट एंड ओनली मार्शल ऑफ एयर फोर्स कौन है? एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह साहब। 1962 के वॉर के टाइम पे जब इंडो चाइना वॉर हुआ था तो उस टाइम पे एएम इंजीनियर साहब थे, यानी कि अर्जन सिंह साहब नहीं थे। अगर आप अर्जन सिंह साहब का नाम यहाँ से इसको एलिमिनेट कर दो, बस बाकी सारी चीज़ सही हो जाएंगे। ठीक है, 1 को एलिमिनेट कर दो, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही 1965 के टाइम पे अर्जन सिंह साहब क्या थे? चीफ थे। ऐसे ही एयर चीफ मार्शल पीसी लाल, जब जो पीसी लाल साहब क्या थे? चीफ थे जब बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर चल रही थी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कमांडर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। वेस्टर्न कमांड इज हेडक्वार्टर्ड एट गांधीनगर। ट्रेनिंग कमांड इज बेस्ड इन बेंगलुरु। सदर्न एयर कमांड इज हेडक्वार्टर्ड इन त्रिवेंद्रम। देखो यार, वेस्टर्न कमांड का तो मैंने अभी बताया था दिल्ली में, है ना। जब धौला कुआं के पास जाओगे ना, वहाँ से थोड़ा सा दूर चल करके यह सुब्रतो पार्क है। तो अगर आप इसी को एलिमिनेट कर दो, पहले ऑप्शन 1 एलिमिनेट, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तो दिस ऑप्शन बी विल बी द आंसर। देखो, वेस्टर्न एयर कमांड कहाँ पे हेडक्वार्टर है? दिल्ली में है। ठीक है, वेस्टर्न हेडक्वार्टर दिल्ली में है। सदर्न हेडक्वार्टर आपको दिखेंगे त्रिवेंद्रम में। ऐसे ईस्टर्न हेडक्वार्टर आपको शिलोंग में मिलेंगे। वेस्टर्न हेडक्वार्टर साउथ वेस्टर्न हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे? साउथ वेस्टर्न मिलेंगे गांधीनगर के अंदर। उसके बाद में जो सेंट्रल कमांड है वो प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर है। उसके अलावा जो मेंटेनेंस है वो नागपुर में है, और जो ट्रेनिंग है वो बेंगलोर के अंदर है। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ना। एयरफोर्स में जा रहे हो भैया, इंपॉर्टेंट है। देखो, फिर कुछ ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट एग्जाम में तो पूछी ही जाती है, बाकी AFSB इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछेगा कि भैया ये बताओ, आप आ तो रहे हो, आप ये तो बताओ कि क्या पढ़ के भी आए हो, क्या करने वाले हो आप लोग यहाँ पे। तो एयरफोर्स अकेडमी बेंगलोर में, कर्नाटका में है क्या? बताओ, है? नहीं है। अगर इसी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते, पहले ये गया, ये गया, ये गया, तो क्या है? ऑप्शन बी फिर से करेक्ट आ गया। यानी कि फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स का स्कूल तो ताम्रम में है, और कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर आपको सिकंदराबाद में देखने को मिलेगा। एक बार इसको देखते हैं। देखो, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज आपको कोयम्बटूर में मिलता है। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में है। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलोर में है। फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल जो है वो ताम्रम में है। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल आपको बिदर में देखने को मिलेगा। ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग विंग आपको यलहंका में मिलेगी। इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मेडिसिन बेंगलुरु में है। ऐसे ही PTS जो है पैराट्रूपर स्कूल, जो जितने भी ये पैरा जंपिंग होती है ना, ये एयरफोर्स के अंडर में आता है, आर्मी के अंडर में नहीं आता। तो ये भी PTS स्कूल जो है ना, ये भी आगरा के अंदर है। नेविगेशन ट्रेनिंग स्कूल हैदराबाद में है, और कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर आपको सिकंदराबाद में देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट, SSB या AFSB पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो रिटन एग्जाम है वहाँ पे भी। तो देखो, जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट है ना, उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहले क्या है? फिक्स्ड विंग, और दूसरा है जी रोटेटरी विंग। जो फिक्स्ड विंग है ना, उसके भी 2 डिवीजन है। पहला डिवीजन क्या है? एक है फाइटर और एक है जी
सपोर्टर, सपोर्टर एयरक्राफ्ट में बोल सकता हूँ। रोटेटरी विंग के भी कुछ है जी, फाइटिंग, अटैक, अटैक बोल सकते हैं, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, सपोर्ट। तो एक एक करके इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या बताया मैंने, एक एक करके इसके बारे में, जो भी ये है इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो देखो, फाइटर एयरक्राफ्ट क्या है, वो एयरक्राफ्ट जो सीधा युद्ध में, जैसे मिराज हो गया, दसोल्ट, रफेल हो गया, है ना, ऐसे ही सपोर्ट में वो आगे, जैसे जो ट्रांसपोर्टर हो गए या दूसरे ऐसे एयरक्राफ्ट जो ट्रांसपोर्टेशन में सपोर्ट करते हैं। ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर वो हेलीकॉप्टर हो गए जो कि बैटलशिप के, जिसके ऊपर गन माउंटेड होती है, और सपोर्ट में वो आगे जो कि लॉजिस्टिक्स के अंदर सपोर्ट करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग फाइटर जेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। भाई आपने सुना होगा MiG-29 का यूपीजी वर्जन हम लोग यूज करते हैं। कौन सा वर्जन, यूपीजी वर्जन हम लोग यूज करते हैं। ये हम लोगों ने फॉर्मर यूएसएसआर से खरीदा था, ठीक है। MiG-27 भी हम लोगों ने फॉर्मर यूएसएसआर से खरीदा था। आजकल तो इनको क्या बना दिया, म्यूजियम के तौर पे इनको रख लिया है। फिर डसोल्ट कंपनी ने, फ्रांस की एक डसोल्ट कंपनी थी, ठीक है, डसोल्ट कंपनी है फ्रांस की, जिससे हम लोगों ने मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को खरीदा है, ठीक है। जो मिराज, ये इमेज गलत है, मिराज जो एयरक्राफ्ट है ना, उसका विंग का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, ठीक है, डेल्टा विंग डिज़ाइन है, यानी कि कैसा डिज़ाइन है उसके विंग का, उसके विंग का डिज़ाइन मिलेगा आपको ऐसा डिज़ाइन देखने को मिलता है उसके एयरक्राफ्ट का, ठीक है। तो भैया डेल्टा विंग बोलते हैं इसको, ऐसे ट्रायंगुलर डिज़ाइन को ना डेल्टा विंग बोलते हैं। डेल्टा विंग की सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, मैन्यूवरेबिलिटी बहुत हाई होती है। इसीलिए हम लोगों ने जब तेजस बनाया ना, तो तेजस में भी किसका यूज़ किया था, डेल्टा विंग कंसेप्ट का यूज़ किया था। फिर हमारा आता जी मेन, है ना, डोन, कौन सा, सुखोई 30 MKI। अरे भाई 272 इंडक्ट किए थे हम लोगों ने अपनी सर्विसेज के अंदर, उसमें से अभी आज के टाइम पे ना 263 के आसपास रहेंगे। क्यों, क्योंकि बाकी कुछ एयरक्राफ्ट हमारे जो हैं वो क्रैश हो गए हैं, है ना, क्रैश होते रहते हैं भाई, फ्लाइंग होती है तो क्रैश हो जाते हैं, रिस्क का काम है ये, है ना, होते हैं। बहुत थोड़ा सा मशीन में ग्लिच आएगा तो बहुत ही दुखद रहता है ना। तो भाई 263 के आसपास ही रह गए। ये कहाँ से खरीदा, सुखोई 30 MKI। ऐसे ही जो चाइना है ना, चाइना के पास में भी है सुखोई 30, लेकिन उनके पास में MK के वर्जन है, और जो हमारा MKI वर्जन है ना, ये उससे ज़्यादा सुपीरियर है जो चाइना के पास में है। और आपको ये भी याद रखना है, MK के वर्जन और MKI वर्जन, जो MK के वर्जन है ना, वो इन्फीरियर है इंडिया के MKI वर्जन से, लेकिन जो चाइना का वर्जन है, एक चीज़ और याद रख लेना कि हमारा जो ये सुखोई है ना, इसको हम लोग सुपर सुखोई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सुपर सुखोई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए फिर आता है MiG-21। भाई 1969 की बात है, तब से इसका इंडक्शन प्रोसेस शुरू कर दिया। इस एयरक्राफ्ट पे बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी हैं। और भाई एक वो कहावत है ना जो सिख कम्युनिटी में बड़ी फेमस है कि चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, है ना, गिदड़ा नू में शेर बनावा, ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा, ऐसे करके एक कहावत है ना। तो भाई वही चीज़ है कि इस कौन सा यार 3rd जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, इससे 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को ठोक दिया था किसने, अभी तो ग्रुप कैप्टन है अभिनंदन वर्धमान साहब ने, है ना, महावीर चक्र अवॉर्डी हैं वो, ठीक है। ऐसे ही ये कहाँ से लिया था, USSR से लिया था, ठीक। ऐसे ही एक रफाल जो है, ठीक है, डसोल्ट कंपनी है, कहाँ की, फ्रांस की, ठीक है। ऐसे ही डसोल्ट कंपनी से हम लोगों ने कितने 36 खरीदे थे, लेकिन अभी इंडिया कंसीडर कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर में रफाल की परफॉर्मेंस को। तो क्या बताया, ऑपरेशन सिंदूर में रफाल की परफॉर्मेंस को कंसीडर कर रहा है, और सिर्फ इतना बता रहे हैं कि भाई जो हम लोग MMRCA प्रोजेक्ट था ना, उसमें डायरेक्टली बिना किसी दूसरी चीज़ को सोचे हुए 114 एयरक्राफ्ट रफेल ही कंसीडर कर लेंगे। ऐसे ही जैगवार जो है वो सेपीकेट नाम की शायद कंपनी है ना, सेपीकेट नाम की कंपनी है। तो ये जो सेपीकेट कंपनी है ना, ये हम लोगों ने फ्रांस और यूके ने इसको मिलके डेवलप किया था, लेकिन हम लोगों ने किससे खरीदा है, हम लोगों ने फ्रेंच कंपनी से, ये यूके बेस्ड कंपनी से खरीदा है हम लोगों ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आगे ये है कि विद रेफरेंस टू द ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। IL-76 और AN-32 ये क्या है, ये दोनों के दोनों एयरक्राफ्ट को रशिया ने बनाया है। दूसरा C-17 ग्लोब मास्टर और C-130 जो सुपर हरक्यूलिस हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि अमेरिकन ओरिजिन के हैं। डोर्नियर 228 और बोइंग 737 दोनों इंडिजीनसली डेवलप्ड है, नहीं,
ये ऑप्शन को एलिमिनेट करो और आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा सही, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। फिर आते हैं, हम लोगों ने अभी अटैक एयरक्राफ्ट को देखा था, फाइटर एयरक्राफ्ट को, अब हम लोग ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को देखेंगे। देखो IL सीरीज है ना, देखो मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। अभी रशियन प्रेसिडेंट गए थे ना अलास्का में समिट के लिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी हेड ऑफ द स्टेट है ना, या तो वो एयरबस यूज़ करते हैं या फिर वो यूज़ करते हैं बोइंग, ठीक है। इन दो कंपनी के एयरक्राफ्ट यूज़ करते हैं, लेकिन रशिया एक एक्सेप्शन है जो IL सीरीज़ के एयरक्राफ्ट यूज़ करता है अपने प्रेसिडेंट की VIP ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, ठीक है। हमारे इंडिया में IL सीरीज़ के 2 एयरक्राफ्ट यूज़ होते हैं। पहले कौन सा, एक IL-76, कौन सा IL-76, और एक होता है IL-78 यूज़। 76 जो है वो हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और 78 जो है वो है मिड एयर रिफ्यूलर, ठीक है। मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो याद रख लेना कि 78 और 76 है ना, दोनों ही दिखने में लगभग एक जैसे से हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा डिफरेंस जो है ये मिड एयर रिफ्यूलर है 78 जो है, ठीक है। ये आपको याद रखना, इंडिया में मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए 78 का ही यूज़ किया जाता है। 76 जो है ये हैवी लिफ्ट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ऐसे AN-32 जो है वो भी हम लोगों ने USSR से ही खरीदा था, इल्यूशन को भी, IL सीरीज़ को भी USSR से ही खरीदा है। ऐसे ही जो C-17 ग्लोब मास्टर नाम का एयरक्राफ्ट है, ये एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर, तो ये अमेरिकन ओरिजिन का है, US ओरिजिन का एयरक्राफ्ट है। हम लोगों ने C-17 ग्लोब मास्टर USA से खरीदा है। जैसे ये जो C लिखा हुआ है ना जिसके सामने, तो ये याद रख लेना कि भाई C का मतलब क्या है, अमेरिका से खरीदा है। ऐसे इसके सामने भी C लिखा हुआ है, तो ये भी USA से खरीदा है ना। अब दोनों इसमें, इस वाले में और इस वाले में, C-130 जो सुपर हरक्यूलिस में और C-17 ग्लोब मास्टर में, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये क्या है, प्रोपेलर बेस्ड इंजन इसमें यूज़ किए गए हैं और इसमें डायरेक्ट जेट कंबशन इंजन इसमें यूज़ किए गए हैं। बट ये ऊपर वाला थोड़ा सा है ना, ज़्यादा लिफ्टिंग इसकी कैपेसिटी है, ये ज़्यादा बड़ा है, ठीक। ऐसे ही HS हॉकर और सिडली नाम की कंपनी है, इसके हम लोग HS-748 का यूज़ किया करते थे। अब C-295 है ना, इसको रिप्लेस कर देगा, जिसका प्रोडक्शन वडोदरा में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, वडोदरा में हो रहा है, ठीक है, वडोदरा में हो रहा है। टाटा कर रही है, ठीक है, टाटा कर रही है। और इस एयरक्राफ्ट को हम लोगों ने कहाँ से खरीदा है, एयरबस से खरीदा है। कहाँ से किया है, एयरबस से खरीद रहे हैं इसको रिप्लेस करने के लिए। और ये हॉकर और सिडली कहाँ से बने हुए थे, ये बने हुए थे यूनाइटेड किंगडम से, UK से। ऐसे बोइंग 737 भी बोइंग कंपनी ने बनाया, USA की कंपनी है, ठीक। इसको VIP ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। फिर आते हैं ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट। ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में या फिर लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में कुछ एयरक्राफ्ट हमारे पास में, जैसे कि डोर्नियर है। डोर्नियर जर्मन मेड एयरक्राफ्ट है। डोर्नियर कुछ ऐसा दिखता है, इसको नेवी भी यूज़ करती है ना, लाइट ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रिकोनासांस के लिए। ऐसे ही इसको कोस्ट गार्ड भी यूज़ करते हैं और इसको एयरफोर्स भी यूज़ करती है, ठीक है, डोर्नियर को। फिर हॉक नाम का ब्रिटिश एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो है ना एंटरप्राइजेज, तो ये इन लोगों ने बनाया था। ये हॉक नाम का एयरक्राफ्ट है, ये ट्रेनर है, ठीक है, जेट ट्रेनर है, ठीक। ऐसे प्लेटस PC-7 जो है, ये एयरक्राफ्ट जो है हम लोगों ने इसको यूज़ करते हैं। हम लोग किसके लिए इसको यूज़ करते हैं, इसको SSB में पूछा जा सकता है, AFSB के अंदर माफ़ करना, पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं हम ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग जब स्टार्टिंग में आपका बिल्कुल फ्रेश ट्रेनिंग होती है ना, तब उसका यूज़ करते हैं। फिर आता है हल किरण, HJT-16 जो है, सूर्य किरण टीम इसको यूज़ करती थी, है ना। हल किरण, सूर्य किरण नाम की टीम जो है इसको यूज़ करती है। ऐसे ही IL-78 जो है प्राइमरली एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल के लिए। देखो अवैक्स की फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकती है, अवैक्स की फुल फॉर्म क्या है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल या कम्युनिकेशन भी कई बार इसका यूज़ करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इसका मीनिंग क्या है। ऐसे ब्रेव A-50 जो एयरक्राफ्ट है वो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए यूज़ किया गया है। ऐसे ही IL-78 और ब्रेव A-50 जो है वो रशियन ओरिजिन के एयरक्राफ्ट है। नीचे वाला तो सही है ना, नीचे वाला तो सही है, ये ऑप्शन गलत है। बाकी ये जो IL-78 है ये भी ऑप्शन गलत है। एक मिनट, ठीक है। चलो पहले इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखो IL-78 मैंने 76 में और 78 में ये बताया था कि 78 का काम है मिड एयर रिफ्यूलर के तौर पे काम करता है। और ब्रेव जो एयरक्राफ्ट है, ब्रेव का यूज़ कहाँ होता है, अवैक्स के अंदर होता है, अर्ली एयरबोर्न वार्निंग एंड
कंट्रोल या फिर कम्युनिकेशन, ठीक है, इसके अंदर यूज होता है। अब इसका काम क्या होता है, ये बड़ा एंटीना को लेकर के ये एयर में घूमता रहता है, तो इससे फायदा ये होगा कि जो रडार के सिग्नल नीचे काम नहीं कर पा रहे, ये ऊपर हवा में काम करना शुरू कर देते हैं और आपको बेटर इंसाइट मिलती है वोर की, है ना। तो ये चीज़ है। अब इसका आंसर कैसे निकाल से, IL-78 नहीं यूज होता, इसको काटो, पहले ऑप्शन गलत, ये गलत, ठीक। उसके बाद में दोनों रशियन ओरिजिन के, ये सही है, इसको भी काट दो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब हम लोगों ने फिक्स्ड विंग पढ़ लिए, अब हम लोगों को आना है रोटेटरी विंग पे। रोटेटरी विंग का काम क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर के रोटेटर घूमते हैं। तो भैया पहले अटैक हेलीकॉप्टर की सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये भाई इंडिया का एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। तो इन्होंने एक ध्रुव नाम का एयरक्राफ्ट बनाया था, ध्रुव के ऊपर ये गनशिप माउंट कर दी है अटैक हेलीकॉप्टर के अंदर। ध्रुव में और रुद्र में ज़्यादा फर्क नहीं है, रुद्र और ध्रुव में सिर्फ इतना ही फर्क है कि ध्रुव के ऊपर क्या लगी रहती है, बस ये गनशिप, यानी ये जो गन है ना, ये माउंटेड रहती है, तो हल रुद्र इसका नाम दे दिया। ऐसे ही जोधपुर के अंदर एयरफोर्स ने इंटीग्रेट किया था या इंडक्ट किया था अपने अंदर हल प्रचंड को, जिसको LCH भी बोला जाता है। क्या होता है, हल LCH, ठीक है। ऐसे ही MI-35, ये इसको है ना भाई, ये बोलते थे फ्लाइंग टैंक भी बोलते थे, इसका नाम क्या बोलते थे, फ्लाइंग टैंक बोलते थे। बहुत तगड़ा एयरक्राफ्ट था ये, इसमें 35-40 लोग भी बैठ जाते थे। और भाई देखो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ भी तुम लोग इसके ऊपर अटैच कर सकते हो। तो MI-35 इसका नाम था, बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट था ये। ऐसे अपाचे AH-64E, ठीक है, अपाचे हेलीकॉप्टर, ये तो फेमस है भाई। इसको कहाँ से खरीदा था, इसको खरीदा था USA से। MI-35 को, ये रशियन ओरिजिन का है ना, रशियन ओरिजिन का है, ये आपको याद रखना है, बाकी ये दोनों इंडियन है। ऐसे ही अब आते हैं हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। देखो जहाँ पे हैवी लिफ्ट होंगे, मैंने आपको बताया था USA में ना, ठीक है, अगर ये मान लो ऐसे USA है, ठीक है, USA में यहाँ पे रॉकी माउंटेन रेंजेस है। रॉकी माउंटेन रेंजेस के आसपास है ना ग्रासलैंड है, जिनको बोलते हैं प्रेरीज। रॉकी माउंटेन रेंजेस की वजह से सर्दियों के टाइम पे ये एरियाज जम जाते हैं। यहाँ पे एक हवा चलती है जिसका नाम है चिनूक। ये क्या करती है, ये इस बर्फ को पिघलाने का काम करती है, बेनिफिशियल होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रासलैंड ज़्यादा अच्छे से इसमें कल्टीवेशन और खेती हो सकती है इन एरियाज़ के अंदर, जिनको प्रेरीज बोलते हैं, ठीक है। तो इसी का नाम को यूज़ करके ना USA ने एक एयरक्राफ्ट बनाया था, डबल विंग रोटेटरी बनाया था, US ओरिजिन का है ये, जिसका नाम है चिनूक। क्या नाम है, चिनूक है। ऐसे ही MI-26, भाई ये तो ये सोच लो कि बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर है, बहुत हैवी लिफ्टिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। MI-26 बोलते हैं इसको, ये है रशियन ओरिजिन का। हल चीता और चेतक, ये दोनों, चीता और चेतक, हाँ, ये दोनों है ना लाइट ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब सियाचिन में क्या होता है, वहाँ पे एयर प्रेशर जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और रोटेटर या जो प्रेशर फेलियर की वजह से है ना, एयरक्राफ्ट के नीचे गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वहाँ पे भारी एयरक्राफ्ट आप यूज़ नहीं कर सकते ठंडे एरियाज़ में ज़्यादा, तो लाइट वेट के एयरक्राफ्ट यूज़ करते हैं। तो इसलिए चीता और चेतक का यूज़ किया जाता है, कहाँ पे, सियाचिन के आसपास के रीजन के अंदर, ठीक है। ऐसे ध्रुव और रुद्र में मैंने डिफरेंस बताया, इसको भी इंडिया ने बनाया। MI-17, ये आपने देखा होगा, LOC कारगिल मूवी है ना, या यही एयरक्राफ्ट था जिसमें जनरल विपिन रावत साहब शहीद हुए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन नेवी ईस्टर्न नेवल कमांड, बताओ भैया जल्दी। देखो, न्यू दिल्ली, मुंबई, विशाखापट्टनम या कोची। सीधी सी बात याद रखनी है, यहाँ पे भैया सदर्न कमांड है इंडियन नेवी की, यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे है जी वेस्टर्न कमांड, और इधर है जी ईस्टर्न कमांड। तो सदर्न कमांड कहाँ पे है, त्रिवेंद्रम में है, या सॉरी कोची में है, कोची में है। ईस्टर्न कमांड आपको विशाखापट्टनम में या विशाखापट्टनम में मिलेगी, और वेस्टर्न कमांड आपको मिलेगी मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई में। तो हमें कौन सी ईस्टर्न पूछी गई है, तो विशाखापट्टनम सही आंसर होगा। देखो इंडियन नेवी का फाउंडेशन तो यार 1612 में ही रख दिया गया था, है ना, बहुत पुरानी है इंडियन नेवी, लेकिन इसको मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया था 1950 के बाद से। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, और इसका मोटो है शानो वरुण है। क्या ना मोटो है, शानो वरुण है। एयरफोर्स का क्या है, एयरफोर्स का है क्या है, नभम स्पर्शम दीप्तम, नभम स्पर्श। इंग्लिश में लिख देता हूँ यार, ठीक है, नभम स्पर्शम दीप्तम।
दीपतम, ठीक है, ये याद रख लेना। और ड्यूटी बिफोर सेल्फ या सर्विस बिफोर सेल्फ किसका है? इंडियन आर्मी का है, ठीक, ये आपको याद रखना है। अब नेवल लीडरशिप आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे एडमिरल चार्ल्स थॉमस मार्क पेजी। ऐसे ही फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे इंडियन, वो थे वाइस एडमिरल आर.डी. खत्री साहब। ऐसे फर्स्ट नेवल चीफ जिनको एडमिरल की रैंक से सम्मानित किया गया, ए.के. चटर्जी, एडमिरल ए.के. चटर्जी। उसके बाद में नेवल चीफ ड्यूरिंग 1962 और 65 के वॉर के टाइम पे थे वाइस एडमिरल बी.एस. सोमन। ऐसे ही नेवल चीफ ड्यूरिंग 1971 वॉर, वो थे एडमिरल एस.एम. नंदा, ठीक। उसके अलावा नेवल लीडरशिप, ये मैंने आपको बताया, सदर्न कमांड कहाँ पे है? कोची में है। जो ईस्टर्न कमांड है वो मुंबई में है, और वेस्टर्न कमांड की जो फ्लीट है वो आपको विशाखापट्टनम में, सॉरी, वेस्टर्न कमांड की फ्लीट है मुंबई में और ईस्टर्न कमांड की फ्लीट है विशाखापट्टनम में, ठीक। विद रेफरेंस टू इंडियन नेवी ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। INS शिवाजी नोन फॉर द मरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट। INS गरुड़ा, INS द्रोणाचार्य आर लोकेटेड इन स्टेट ऑफ केरला। नेवल वॉर कॉलेज ऑल्सो कॉल्ड INS मंडावी इज सिचुएटेड इन विशाखापट्टनम। तो ये आपने ऑप्शन है सामने, अब इसका आंसर हमें बताना है, ठीक, इसका आंसर बताना है कौन सा करेक्ट है इनमें से। देखो सीधी सी बात है, पहले तो इसको थोड़ा सा पढ़ाई देता हूँ आपको। इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला के अंदर है, केरला में। INS चिल्का है ना, खुर्दा उड़ीसा के अंदर है। INS शिवाजी लोनावला महाराष्ट्र के अंदर। INS वलसूरा जामनगर गुजरात में है। INS हमला मुंबई महाराष्ट्र में, और INS कुंजाली ये भी मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। फिर INS अग्रणी ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। INS गरुड़ा कोची केरला के अंदर है। देखो अब दोनों देखो, INS गरुड़ा और INS द्रोणाचार्य, तो गरुड़ा तो आ गया, ये तो ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब द्रोणाचार्य को भी देख लेते हैं, ठीक। उसके बाद में नेवल वॉर कॉलेज INS मंडावी गोवा के अंदर है ना। ऐसे ही नेवी शिपराइट स्कूल जो है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। द्रोणाचार्य ये भी कोची के अंदर है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन ये कोलाबा मुंबई के पास में है, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी उसका आंसर आप लोग चेक कर सकते हैं एक बारी। ऑल सबमरीन ऑफ कलवरी क्लास आर ऑफ फ्रेंच ओरिजिन, और सारी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। देखो सबमरीन जितनी होती है ना, सबमरीन को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है डीजल इलेक्ट्रिक, एक डीजल इलेक्ट्रिक होती है, और एक होती है न्यूक्लियर पावर्ड। नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियर पावर्ड के अंदर क्या है कि आपको पता है डीजल इलेक्ट्रिक में अगर डीजल इंजन होगा तो उसको कंबशन के लिए क्या चाहिए? उसको कंबशन के लिए चाहिए भैया क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पानी के नीचे तो नहीं होगी, ऑक्सीजन को ऊपर लेके आएगा, ऑक्सीजन से डीजल इंजन चलाएगा। डीजल इंजन में जनरेटर होता है, जनरेटर से क्या की जाएगी? बैटरीज चार्ज की जाएंगी, बैटरीज चार्ज की जाएंगी, और बैटरीज चार्ज करने के बाद में नीचे जा करके पानी के नीचे वहाँ पे इंजन काम नहीं करता, वहाँ पे काम करती है बैटरीज। लेकिन जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है उसमें तो न्यूक्लियर रिएक्शन से ही हमारे पास में एनर्जी जनरेट हो रही है और उससे ही हमारी बैटरीज काम कर रही है। तो हमें सरफेस लेवल पे नहीं आता बार बार ही बैटरीज को चार्ज करने के लिए, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक डीप ओशन में न्यूक्लियर पावर सबमरीन काम कर सकती हैं, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन उतना अच्छे से कई बार काम नहीं कर पाती। तो ये एक डिफरेंस है। ऐसे ही फ्रेंच कलवरी क्लास जो सबमरीन है वो फ्रेंच ओरिजिन की है। ऐसे ही INS चक्रा जो है वो पहली, ठीक है, INS चक्रा पहली न्यूक्लियर पावर सबमरीन थी क्या? अटैक सबमरीन थी क्या? नहीं भाई, INS चक्रा तो हम लोगों ने रशिया से लीज पे ली थी, है ना, रशिया से लीज से ली थी। लेकिन हमारी जो पहली इंडियन ओरिजिन की न्यूक्लियर पावर सबमरीन थी वो थी INS अरिहंत। क्या नाम था? INS अरिहंत था। ऐसे ही सिंधु घोष क्लास की जो सबमरीन है ना, ठीक है, पहले इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते, ऑप्शन 2 को एलिमिनेट कर दो, ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो 1 और 3 वैसे ही सही हो गए कि जो सिंधु घोष क्लास की सबमरीन है ना वो रशियन किलो क्लास की सबमरीन है, तो ये भी सही हो जाता है, ये भी सही हो जाता है, ठीक। चलिए सबसे पहले आते हैं इंडियन नेवी की सबमरीन के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियर पावर सबमरीन में INS चक्रा जो है K152 नेरपा इसका नाम होता था, रशियन नाम, हम लोगों ने रशिया से इसको लीज पे लिया था, ठीक है, ये दिखती थी कुछ ऐसे।
ऐसे ही जो शिशुमार क्लास की सबमरीन थी जिसको टाइप 209/1500 वेरिएंट बोलते थे, इसकी 4 सबमरीन है हमारे पास में। शिशुमार यानी S44, उसके बाद में जिस तरह से देखो गाड़ी की नंबर प्लेट होती है ना, एक यूनिक नंबर होता है, उसी तरह इनकी भी एक नंबर प्लेट है जिनमें इसका एक यूनिक नंबर है। INS शिशुमार S44, INS शंकुश S45, ऐसे 46 होती थी INS शल्की, और शंकुल होती थी INS S47। उसके बाद में कलवरी क्लास जो कि स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है, फ्रेंच ओरिजिन की सबमरीन है ये सारी, INS कलवरी। उसके बाद में S22 आती है भैया INS खंडेरी, फिर आती है करंज, फिर आती है वेला, फिर वगीर, और फिर आती है वगशीर। ये 6 सबमरीन बनाई थी किसने? फ्रांस ने। बीच में ऐसा भी बोल रहे थे कि भाई स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के कुछ पेपर्स लीक हो गए। ऐसे अरिहंत क्लास जो है, अरिहंत क्लास की जितनी सबमरीन है ये कौन सी है? न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। कौन सी सबमरीन है? न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। तो INS अरिहंत, इसको S2 बोलते हैं, अरिघट S3 बोलते हैं, अरिबंधन S4 बोलते हैं इसको। INS, अब अगला क्वेश्चन आ गया कि INS विक्रांत जो है वो फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको कमीशन किया गया है 2022 में। INS विक्रमादित्य सोवियत एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नेम होता था पहले एडमिरल ग्रोस्कोव, है ना। ऐसे ही जो INS विक्रांत का मटेरियल है ना, उसको एक सिविलियन मोटरसाइकिल बनाने के लिए यूज़ किया गया था जिसका नाम था विक्रांता। ठीक है, विक्रांता नाम की बाइक बनाने के लिए इसका यूज़ किया गया था। भाई तीनों ही इसमें सही है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो INS विक्रांत जो है, पहले जो विक्रांत था भाई 1971 के वॉर के टाइम पे है ना, विक्रांत ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्रूशल रोल प्ले किया था। ठीक है, बे ऑफ बंगाल के रीजन के अंदर। ठीक है, ये फर्स्ट इंडिजीनियस कैरियर था, और इसको अभी उसको तो हम लोगों ने क्या किया था, जो पहले इंडिजीनियस कैरियर था उसको तो डीकमीशन करके फिर उसके स्क्रैप को गला करके और हीरो मोटर कंपनी को हम लोगों ने उसको सेल आउट कर दिया था। फिर उस कंपनी के मेटल को यूज़ करके उन्होंने क्लेम किया था कि उन्होंने बाइक बनाई है। ठीक है, स्क्रैप को यूज़ करके क्या किया था, बाइक बनाई है। अभी INS विक्रांत R11 इसको दोबारा से इंडिजीनियसली डेवलप करके क्या किया गया है, इंडक्ट किया गया है सर्विस के अंदर 2022 से ही। INS विक्रमादित्य, इसको पहले रशिया के पास में होता था ये, इसका नाम था एडमिरल ग्रोस्कोव, है ना, ग्रोस्कोव नाम होता था, कीव क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर था। INS विराट को भी डेवलप करने की बात चल रही है। ठीक है, INS विराट भी होता था, इसको भी डीकमीशन कर दिया गया था। ये पहले हर्मीज क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर होता था जिसको डीकमीशन कर दिया था बाद में। ठीक है, INS विशाल को भी डेवलप करने की बात हो रही है अभी। ठीक, विशाल। अब कोलकाता क्लास की भी कुछ ऐसे, अभी देखो अब आएंगे शिप, आएंगे शिप के बारे में देखते हैं। कोलकाता क्लास के जो शिप हैं इनको यूज़ किया गया दिल्ली क्लास के शिप को अपग्रेड करने के लिए। जैसे में आते हैं INS कोलकाता, INS कोची और INS चेन्नई, ये तीनों यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। तो ये INS चेन्नई है, ये इधर देखो ये INS कोची है, और ये है INS कोलकाता। ठीक, उसके बाद में राजपूत क्लास जो है वो किसान वेरिएंट होता था, कि सोवियत किसान वेरिएंट की क्लास थी ये। इसमें INS राणा आता है, रणवीर आता है, रणविजय आता है, तीनों की फोटो दी गई है। उसके बाद नीलगिरी क्लास के अंदर INS नीलगिरी आती है, ये नेक्स्ट जनरेशन शिवालिक की डेरिवेटिव है, कुछ इस तरह की शिप दिखती है ये INS शिवालिक। उसके अलावा फिर आती है INS शिवालिक जो कि स्टेल्थ इंडिजीनियस INS शिवालिक स्टेल्थ इंडिजीनियस शिप है, जिसमें INS शिवालिक आती है, INS सतपुरा आती है, और INS शाद्री आती है। फिर उसके बाद में तलवार क्लास जो है, इसको कारकेव 3 ना पहले एक क्लास होती थी, उसको इम्प्रूव करके अभी इस क्लास को इंटीग्रेट किया गया है, जिसमें INS तलवार है, INS त्रिशूल है, तबर है, तेग है, तरकश है, त्रिखंड और तुशील है। ये रहे सारे एयरक्राफ्ट। ठीक है, सातों के सातों यहीं पे। उसके अलावा ब्रह्मपुत्रा क्लास, ठीक है, जिसको पहले गोदावरी क्लास होती थी, अब इसको रिप्लेस करके यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी को डिकमीशन कर दिया, या इसको अभी इसी को रिप्लेस करने के लिए इसको ऐड कर रहे हैं। INS ब्रह्मपुत्रा, INS बेतवा, INS ब्यास, ये रहे तीनों के तीनों। ठीक है, फिर सबमरीन ऐसे ही, ठीक, ऐसे कोमराता क्लास के अंदर, कोमराता क्लास जो है एंटी सबमरीन वॉरफेयर के ऊपर ये फोकस करता है। ठीक है, एंटी सरफेस वॉरफेयर। ठीक है, जैसे कि कोमराता क्लास के अंदर क्या क्या आता है, INS कोमराता आता है, कदमत आता है, किल्तन आता है, कवराती आती है। ठीक, उसके अलावा कोरा क्लास जो है एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए इसका यूज़ किया जाता है। INS कोरा हो गया, किर्च हो गया, कुलिश हो गया और कर्मक हो गया।
फिर आता है वीर क्लास। वीर क्लास के अंदर कौन से आते हैं? सारे एयरक्राफ्ट कैरियर आते हैं, ये सॉरी ये सारे के सारे शिप आते हैं। आईएनएस विभूति, विपुल, विनाश, विद्युत, निशक, प्रलय और प्रबल। ठीक गाइज, ये सारी पीपीटी, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, ये आपको मिलेगी बैरक्स बडी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और बाकी अच्छे से पढ़ना है अगली बार से हमारे साथ में, तो एनडीए और सीडीएस के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हो। 1 सितंबर से हमारे एडमिशन चालू हो जाएंगे, 1 अक्टूबर से आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक, with reference to integrated guided missile development program of India, consider the following statement. The IGMD was launched under the leadership of Dr. APJ Abdul Kalam in the early 1980s. Agni missile was always a part of AGMDP till its latest version. पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, ओल वर। ठीक है, देखो यार सीधी सी बात है, जो ये इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम था ना, इसका नाम रखा गया था पटना शब्द के ऊपर। ये सारी की सारी आती थी। पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग और ए से आकाश। तो ये सारी की सारी मिसाइल आती थी। पृथ्वी, त्रिशूल और नाग तीनों की तीनों इसके अंदर थी। तो भैया नंबर 3 तो है ही, यानी ये कट गया। उसके बाद में अग्नि जो थी, अग्नि, अब पहले इसके बारे में पढ़ा देता हूँ आपको, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे वैसे। ठीक, चलिए नेवल एयरक्राफ्ट, पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि जो MiG-29 UPG है, उसको तो यूज़ करती है इंडियन एयरफोर्स। MiG-29 सोच करके देखो यार, छोटा सा सरफेस है, यहाँ से इनको क्या करना है, टेक ऑफ लेना है एयरक्राफ्ट को, तो उनको ज़्यादा थ्रस्ट चाहिए। थ्रस्ट जो है वो MiG-29K के पास में है। ठीक है, ज़्यादा थ्रस्ट, बड़े इंजन लगे हुए हैं इसके पास में। MiG-29K नाम का जो एयरक्राफ्ट है, यह भी हम लोगों ने कहाँ से खरीदा था? फॉर्मर USSR रशिया से खरीदा था। ठीक है, उसके बाद में सी हैरियर नाम का एक एयरक्राफ्ट होता था, जिस तरह से F-35 एयरक्राफ्ट वर्टिकल लिफ्ट लेता है ना, सीधा का सीधा, उसी तरह से ये एयरक्राफ्ट भी सीधी लिफ्ट लेता था। डोर्नियर 228 मैंने बताया, ये कहाँ से खरीदा? ये हम लोगों ने जर्मनी से खरीदा। इल्यूशन 38, इल्यूशन नाम का IL नाम का एयरक्राफ्ट है, ये कहाँ से लिया होगा? ये लिया होगा रशिया से। ठीक, बोइंग P-8I नेपच्यून जो है ना, ये कहाँ से लिया है? ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर और रिकॉनेसेंस एक्टिविटी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है? USA से लिया है। ठीक है, TU-142M जो है वो एक पेट्रोल एयरक्राफ्ट था। ठीक है, पेट्रोल एयरक्राफ्ट था जिसको रिटायर कर दिया गया। अभी फ्यूचर में हम लोगों ने बोला TEDBF। ठीक है, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जो है, कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा। इसको जिस तरह से तेजस है ना, तेजस की तरह इसको इंडिया में ही बनाया जाएगा। ठीक है, डसोल्ट रफेल M, इसको प्लान कर दिया है, एग्जीक्यूट करने की बारी आ चुकी है। अभी तो इसको क्या किया जाएगा? नेवल वेरिएंट ऑफ रफेल होंगे। ठीक है, नेवी के लिए रफेल को इंटीग्रेट किया जा रहा है। ऐसे ही हल 36 सितारा, ये क्या है? ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, इनको इंटीग्रेट करने की बात हो रही है। ठीक, उसके अलावा MQ-9B सी गार्जन, ये क्या है? एरियल व्हीकल है ये। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है, इनको यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट करने की बात हो रही है। कहाँ से है? ये है USA से। कहाँ के? USA के। चलिए, उसके बाद में शिनमाया U2 एक एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है। ठीक है, ऐसे ही UADS C295, ये मैरीटाइम पेट्रोल के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इसका यूज़ किया जाएगा। शिरोस्की MH-60 रोमियो R, ये USA से हम लोग खरीद रहे हैं, काफ़ी आ चुके हैं, काफ़ी बचे हुए हैं, कुछ ऐसे हैं दिखने में। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अंदर क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। ठीक, चलो अब इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस के बारे में बात करते हैं। ये स्पेशल वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए एक टीम बनाई गई थी 1958 के अंदर। फिर 61 के अंदर DRDL यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी का फाउंडेशन रखा गया। फिर इसमें 1972 में एक प्रोजेक्ट डेविल नाम से एक प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसमें मीडियम रेंज की सरफेस टू सरफेस मिसाइल को डेवलप करना था। 1983 की बात है, APJ अब्दुल कलाम साहब की अध्यक्षता के अंदर एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया इंडिया के अंदर। ठीक है, और इसी प्रोग्राम की वजह से इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का नाम से भी नवाजा गया था, याद रख लेना। ठीक, उसके अलावा देखो, अब स्पीड जो होती है ना, मिसाइल को स्पीड से जाना जाता है। देखो, एक होती है माक 1 स्पीड। माक 1 स्पीड मतलब कि जितना माक अगर 1 स्पीड है तो क्या है? स्पीड ऑफ साउंड के कितनी गुना में है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से कितनी ज़्यादा। अगर 1 टाइम ज़्यादा यानी कि स्पीड ऑफ साउंड के इक्वल है, अगर 0.5 ज़्यादा यानी कि स्पीड ऑफ साउंड के हाफ है, और अगर
पाँच गुना ज़्यादा, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड के 5 टाइम है। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी स्पीड ऑफ साउंड है उसके 5 टाइम मान लो। तो इन मिसाइल्स का कुछ नाम दे दिया, जैसे कि जो मिसाइल, ठीक है, जो मिसाइल ऐसी है जिसकी स्पीड 1 माक से नीचे, इसको क्या बोला गया? सबसोनिक मिसाइल। क्या बोला गया? सबसोनिक मिसाइल। जैसे कि निर्भय इसका एक एग्जाम्पल है। फिर आता है सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल का एग्जाम्पल है वो मिसाइल जिसकी स्पीड 1 से लेकर के 5 माक के बीच में है, यानी स्पीड ऑफ साउंड जो है ना उसके 5 टाइम के बीच में आती है। और फिर इसका एग्जाम्पल हो गया ब्रह्मोस। ऑपरेशन सिंदूर में बड़ा जलवा दिखाया था इसे एक मिसाइल ने। ऐसे ही हाइपरसोनिक मिसाइल के अंदर 5 माक आ गया, ठीक है, 5 माक से ज़्यादा की स्पीड, जैसे कि ब्रह्मोस 2 इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसका पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और अग्नि एक क्या है? एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, इसके अंदर पार्ट थे ये। तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल के अंदर कौन सी आती है? सरफेस टू एयर मिसाइल में पृथ्वी सीरीज आ गई। अब ये पृथ्वी सीरीज आपको कहाँ यूज होती हुई मिलेगी? ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर यूज होती हुई मिलती है। ऐसे इसके भी 3 वेरिएंट है, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, ठीक है। फिर आता है अग्नि। अग्नि क्या है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है गाइस। क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। अग्नि जो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ऐसे ही अग्नि 1 जो है, 2 जो है, 3 जो है, 4 जो है, ये अग्नि 4 की जो रेंज बताई गई है वो 4000 किलोमीटर के आसपास बताई गई है। 5 की जो है 5000 किलोमीटर से ज़्यादा बताई गई है, इसलिए इसको ICBM बोला गया है, दैट इज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब अग्नि 6 जो है वो डेवलपमेंट के अंदर है, ठीक है। इसकी बोल रहे हैं कि इसकी 12000 किलोमीटर के आसपास तक की रेंज होगी। और ऐसे ही एक अग्नि सीरीज में अग्नि प्राइम बनाई गई जिसकी 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज है, लेकिन एक कनेस्टराइज्ड वर्जन है, यानी कि इसको है ना टुकड़ों में लेके जाया जा सकता है और दूसरी जगह जाकर के कंपोनेंट को इकट्ठा जोड़ा जा सकता है। फिर एक ऐसे ही नेवल वेरिएंट ऑफ पृथ्वी को क्या बोला गया? धनुष बोला गया। क्या बोला गया? धनुष बोला गया, ठीक है। नेवल वेरिएंट ऑफ पृथ्वी इज धनुष। सरफेस टू एयर मिसाइल में फिर आकाश। आकाश क्या होता है? जिस तरह जमीन पे हो गई है और आकाश में इसको मारना है, तो आकाश नाम की ऐसी एक मिसाइल है। ऐसे ही त्रिशूल है एक मिसाइल, ठीक है। त्रिशूल क्या? क्विक, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स मिसाइल है त्रिशूल। त्रिशूल का मेन काम क्या है? अगर कुछ आ गया ऊपर से तो ऊपर जाकर के अटैक करना है। फिर कोई टैंक आ रहा है, बख्तरबंद गाड़ी है, तो उसके ऊपर अटैक करने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाई गई। तो सबसे पहली तो नाग हो गई। नाग की रेंज 4 किलोमीटर के आसपास तक हो सकती है मैक्सिमम। फिर आती है NAMIC, नेमिका। नेमिका क्या है? ब्रह्मोस, ये सॉरी BMP-2 है ना, बयोवा मशीन पोखोते, ये एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल होता है, इसके ऊपर माउंट हो जाती है ये, ठीक है, माउंट हो जाती है नेमिका। तो ये क्या करती है? इसको लॉन्चर के तौर पे इसको लॉन्च करती है दूसरी बख्तरबंद गाड़ियों के ऊपर। फिर क्या हुआ? अगर इसको माउंट कर दिया किसी हेलीकॉप्टर के ऊपर, क्या कर दिया? किसी हेलीकॉप्टर के ऊपर माउंट कर दिया इसको, ठीक है, माउंट कर दिया किसी हेलीकॉप्टर के ऊपर, तो इसका नाम क्या बोला? हेली से मतलब हेलीकॉप्टर, ना से मतलब नाग, ठीक है। हेली नाग बोल दिया इसको, या फिर इसको ध्रुवास्त्र भी बोल दिया, यानी कि हेलीकॉप्टर से इसको लॉन्च किया जा सकता है किसी भी टैंक या बख्तरबंद गाड़ी के ऊपर, ठीक है। फिर आता है मिसाइल सिस्टम के अंदर प्रहार आ गया। प्रहार क्या है? सॉलिड फ्यूल से चलने वाली मिसाइल है, ठीक। ऐसे ही शौर्य आ गया। शौर्य क्या? ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, न्यूक्लियर कैपेबल है। इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूल डाला जा सकता है, न्यूक्लियर आर्मामेंट डाला जा सकता है इसके अंदर, ठीक है। फिर ऐसे K4 और K15 सागरिका, ये दोनों ही नेवल वर्जन है। सबमरीन से इनको सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। तो इन बैलिस्टिक मिसाइल को कहाँ से लॉन्च किया जा सकता है? सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। फिर बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट, जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का प्रोग्राम है ना, इसका मेन काम क्या है? ये हमारे वैसे एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है, जो बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम है ये एक शील्ड की तरह काम करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग रहते हैं और सरफेस पे मिसाइल लगी हुई है, आकाश में कोई भी ऐसी चीज़ आई जो अटैक करने के लिए आ रही है हम लोगों को, तो ये क्या करेगा? उसको जाके इंटरसेप्ट करके और उसको तबाह कर देगा, ठीक है। तो इसमें भी 2 रेंज है, एक पृथ्वी सीरीज़ का यूज़ होगा पहले, और अगर मान लीजिए ये पृथ्वी वाली किसी वजह से नाकाम हो जाती है, फिर एडवांस एयर डिफेंस जिसको हम लोग अश्विन बोलते हैं, वो इसमें काम करता है। इसके ऊपर कभी मैं बड़ा लेक्चर लूँगा, अभी आपके पास में भी उतना टाइम नहीं है, ठीक है। फिर ऐसे ही बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स से क्वेश्चन आता है। ऐसे एक है QRSM, दैट इज क्विक रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, कि भैया क्विक रेंज, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देना है, और सरफेस टू एयर 5 से लेकर के 30 किलोमीटर की रेंज इसकी हो सकती है। फिर ऐसे ही MRSM, दैट इज मीडियम रेंज क्विक रिस्पॉन्स, और फिर आता है मीडियम रेंज, ठीक है, यानी मीडियम रेंज रखी गई है 70 किलोमीटर तक की। LRSM दैट इज
लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको प्रोजेक्ट कुशवाहा भी बोल तो यहाँ पे 300 किलोमीटर की रेंज रखी गई है, ठीक है। और ये इतनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी कि भाई 90% चीज़ों को ये मार गिराएगी हवा के अंदर ही। फिर आता है क्रूज मिसाइल। देखो मिसाइल दो तरह की होती है। एक मिसाइल होती है कि पहले जिस तरह से रॉकेट के ऊपर सारे सामान को डाल करके अर्थ के सरफेस से बाहर लेके जाया जाए, एटमॉस्फेयर से बाहर लेके जाया जाए, और फिर ग्रेविटी का यूज़ करके उसको नीचे ला करके तबाह किया जाए जो भी आपका टारगेट होगा। एक होता है कि नहीं, फ्यूल से सिर्फ अर्थ के लो सरफेस की तरफ जाते हुए, ठीक है, लो सरफेस से जाते 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 ऐसे मिसाइल जाती रहे, ठीक है। इसमें फ्यूल कम लगता है, इसमें फ्यूल ज़्यादा लगता है, ठीक है। इसमें फ्यूल कम लगता है, इसमें ज़्यादा लगता है। तो जो ये ऐसे करके ऐसे जाती है मिसाइल, ठीक, इसको तो बोलते हैं क्रूज मिसाइल, क्योंकि क्रूज करती हुई जा रही है। और एक जो सरफेस से बाहर जा रही है पैराबोलिक पाथ के अंदर, इसको क्या बोलते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल हम लोगों ने पीछे देख ली, अब क्रूज मिसाइल को देखते हैं, ठीक है। क्रूज मिसाइल देखते हैं। देखो ब्रह्मोस जो है वो एक क्रूज मिसाइल है। क्या है? ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 2 साउंड की स्पीड से लगभग 3 गुना की स्पीड पे ट्रैवल करती है। ब्रह्मोस का नाम कैसे आया? ब्रह्मपुत्र और मोस्कोवा। ब्रह्मपुत्र इंडिया की रिवर है, मोस्कोवा रशिया की रिवर है, ठीक है। और ये एक बार फायर कर दी, फिर ये जलवे दिखाती है, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में दिखाए थे, ठीक है। फिर ऐसी एक दूसरी एक सुपरसोनिक मिसाइल भी होती है जिसका नाम है निर्भय, ठीक है। ये सबसोनिक मिसाइल है और ये न्यूक्लियर कैपेबल है, ऐसी कुछ दिखती है भैया, ठीक। फिर मिसाइल्स के अंदर हम लोग एक नेसैम्स का यूज़ करते हैं जो कि एयरक्राफ्ट और क्रूज को माउंट क्या इंटरसेप्ट करने का काम करता है। आयरन डोम जो है वो न्यूज़ के अंदर था। आयरन डोम किस कौन यूज़ करता है? इसको इजराइल यूज़ करता है, इजराइल यूज़ करता है इसको, ठीक है। फिर फॉरेन सिस्टम में S-400 ट्रायम्फ का हम लोग यूज़ करते हैं। अभी यूज़ काफ़ी न्यूज़ में रहा था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। इसको हम लोगों ने रशिया से खरीदा था और रशिया ने क्लियरली बोल दिया कि अगर मैं S-500 बनाऊंगा या फिर S-550 बनाऊंगा तो सबसे पहला मैं किसको बेचूंगा? इंडिया को दूंगा भाई, और किसी को नहीं दूंगा, ठीक। उसके बाद में इंडिजीनियस सिस्टम्स के अंदर रुद्रम आती है, दैट इज एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम, कि जहाँ से रेडिएशन आ रही है उसी को जाकर के ठोकेगी एंटी रेडिएशन मिसाइल। ऐसे ही सुदर्शन जो है वो लेज़र गाइडेड बॉम्ब है, कुछ ऐसा दिखता है, लेज़र से इसको गाइड किया जा सकता है जहाँ पे इसको फेंकना है। उसके बाद में रेलडेक्स जो है वो एक्सप्लोसिव डिटेक्शन के लिए इसका यूज़ करना है। ऐसे ही हेरोन UAV, इसको हम लोगों ने क्या किया है? यूनाइटेड स्टेट से इंपोर्ट किया है। पहली स्टेटमेंट ये। फायरफ्लाई क्या है? ये एक इजराइल से लिया गया लेटरिंग म्यूटेशन है। उसके अलावा हार्पी और हेरूप ये क्या है? रिकॉनेसेंस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। मुझे पता है आप में से इसको किसी का आंसर नहीं पता, तो पहले मैं पढ़ा ही देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आप बाद में सोल्व करना। देखो हेरोन जो है वो हेरोन हो गया, हार्पी हो गया, हेरूप हो गया, ये तीनों के तीनों ड्रोन हम लोगों ने कहाँ से लिए? इजराइल से लिए। कहाँ से लिए? इजराइल से लिए, ठीक है। हेरोन हो गया, हार्पी हो गया, हरूप हो गया, ये तीनों इजराइल से लिए। जो प्रीडेटर ड्रोन है या फिर सी गार्जियन ड्रोन है, ये दोनों के दोनों हम लोगों ने किससे लिए हैं? USA से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? USA से लिए। ये दोनों प्रीडेटर और सी गार्जियन क्या है? USA से। और जो ये फायरफ्लाई है ना, ये क्या है? लियोटरिंग म्यूटेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, लियोटरिंग म्यूटेशन के लिए। चलो इंडिजीनियस DRDO ने भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट किया, बहुत जोर लगा रखा भाई। नेत्रा का डेवलप किया गया, नाम से पता चला। नेत्र क्या करते हैं? सर्विलांस करते हैं ना, जैसे पड़ोस की चाची देखती है इधर उधर। लक्ष्य 2 नाम के ड्रोन बनाए गए जो कि टारगेट को स्टिमुलेट करेंगे। निशांत नाम का एक रैकून या फिर इंटेल को लेकर के एक ड्रोन बनाया गया। ऐसे पंछी एक टेक्टिकल ISR ड्रोन ऐसा कुछ बनाया गया। दक्ष बनाया गया IED और न्यूक्लियर केमिकल रेस्क्यू करने के लिए। दक्ष मिनी बनाया गया या कन्फाइंड स्पेस में जाने के लिए। उसके अलावा UAV नेत्रा बनाया गया मिनी सर्विलांस के लिए। और रुस्तम 2 बनाया गया था कि जिस तरह से प्रेडेटर ड्रोन बहुत दूर दूर तक जाकर के स्ट्राइक करते प्रेसिजन वाली, उसी तरह से रुस्तम 2 भी कर सके। फिर कुछ फॉर्मेशन और कुछ मोटोज हमें देखने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई। इंडियन आर्मी जो है इसका फॉर्मेशन 15, इसका फाउंडेशन डे आता है आर्मी डे 15 जनवरी को। सेवा परमो धर्म, दैट इज सर्विस बिफोर सेल्फ, इसका मोटो है। ऐसे इंडियन नेवी 4 दिसंबर, जिस दिन कराची पोर्ट को ध्वस्त किया गया था, उस दिन पे इसका नेवी डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और शानो वरुण ये इसका मोटो है। एयरफोर्स 8 अक्टूबर 1932 को इसका फाउंडेशन रखा गया। और नभः स्पर्शम दीपतम इसका क्या है? मोटो है। फिर आता है कोस्ट गार्ड 1 फरवरी 1977 की बात है,
इसका फाउंडेशन रखा गया था और वी प्रोटेक्ट इसका मोटो है। बीएसएफ का 1965 में 1 दिसंबर को फाउंडेशन रखा गया, कर्तव्य जीवन पर्यंत यानी कि ड्यूटी ऑन टू डेथ इनका मोटो है। सीआरपीएफ का फाउंडेशन 27 जुलाई 1939 में रखा गया था और इनको पीस कीपर टू द नेशन बोला जाता है। फिर टेरिटोरियल आर्मी का फाउंडेशन 9 अक्टूबर 1949 को रखा गया और स्वधनी एवं शूरता दैट इज विजिलेंस और वेल्योर इनका क्या है मोटो है। असम राइफल का फाउंडेशन 1835 में रखा गया, फ्रेंड्स ऑफ हिल पीपल। और ऐसे ही एनसीसी का फाउंडेशन 16 जुलाई 1948 को रखा गया। यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका क्या था, यूनिटी और डिसिप्लिन इसका मोटो हुआ करता था, अभी भी है। ऐसे ही होमगार्ड को 1962 में हम लोगों ने फाउंडेशन डाला था, इसका निष्काम सेवा मोटो है। CISF का फाउंडेशन 10 मार्च 1969 को रखा गया और मोटो रखा गया प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। सीमा या सशस्त्र सीमा बल 20 दिसंबर 1963 को इसका फाउंडेशन रखा गया। ऐसे ही सर्विस सिक्योरिटी और ब्रदरहुड, ठीक है, इसका क्या है, सर्विस सिक्योरिटी और ब्रदरहुड इसका मोटो है। चलिए, NSG का फाउंडेशन 30 मार्च 1984 को रखा गया। सर्वोत्तम सुरक्षा, ठीक है, 51 52 SAG इसी का पार्ट है। ऐसे ही MNS जो है 1 अक्टूबर 1926 जो है 1 अक्टूबर 1926 इसमें फाउंडेशन रखा गया था। सर्विस विद अ स्माइल इसका क्या है मोटो है। ऐसे ही NDRF का फाउंडेशन 2026 में रखा गया था विद मोटो सेविंग लाइव्स एंड बियॉन्ड। फिर कुछ फेमस मिलिट्री ऑपरेशन जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑपरेशन ओप पराक्रम जो है उसको 2001 के अंदर लॉन्च किया गया था, पोस्ट पार्लियामेंट्री अटैक, और ये हाईएस्ट बॉर्डर मोबिलाइजेशन थी। उसके अलावा ऑपरेशन ट्राइडेंट जो था 1971 में लॉन्च किया गया था और इसमें जो कोची का पोर्ट है ना उसको मिट्टी में मिला दिया था। बाकी ऑपरेशन विजय 1961 में गोवा को पोर्तुगीज रूल से लिबरेट करने के लिए लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन कैक्टस मिलिट्री कू जो हुआ था मालदीव्स के अंदर उसके अगेंस्ट में इसको लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन विजय 1999 में कारगिल वॉर के टाइम पे लॉन्च किया गया था, कारगिल को दोबारा से रिकैप्चर करने के लिए। ऑपरेशन वज्र शक्ति 2002 के अंदर अक्षरधाम टेम्पल के अंदर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था गुजरात में उसको रिकैप्चर करने के लिए इसका लॉन्च किया गया था। ऐसे ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो 1988 में लॉन्च किया गया था, गोल्डन टेम्पल के अंदर कुछ असामाजिक तत्व घुस आए थे। ऐसे ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो 2008 में लॉन्च किया गया था मुंबई ताज अटैक के लिए। ऐसे ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है उसको लॉन्च किया गया था 1984 में, जहाँ पे गोल्डन टेम्पल के अंदर कुछ हथियारबंद लोगों ने आकर के वहाँ पे कब्जा कर लिया था। ऑपरेशन ब्रास्तक जो है 1986 में इसको लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन मेघदूत को लॉन्च किया गया था 1984 में, सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करना था और इसी के लिए जो ऑनरी कैप्टन बाना सिंह साहब को परमवीर चक्र मिला था। बाकी ऑपरेशन पवन जो है ये श्रीलंका के अंदर पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी थी जाफना में, श्रीलंका में 1987 के टाइम पे, ठीक है। बाकी फिर कुछ जॉइंट एक्सरसाइजेज जो हमारे पेपर में पूछी जा सकती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ऑस्ट्रा हिंद कंडक्ट की जाती है, बांग्लादेश के और इंडिया के बीच में संप्रीति, चाइना और इंडिया के बीच में हैंड इन हैंड, फ्रांस के साथ में आर्मी की एक्सरसाइज हो, नेवी की एक्सरसाइज हो या फिर एयरफोर्स की हो। जैसे कि शक्ति जो है इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी के बीच में होती है, वरुणा जो होती है नेवी के बीच में होती है और गरुड़ा जो होती है वो एयरफोर्स के बीच में होती है, फ्रेंच की या फ्रेंच एयरफोर्स की, नेवी की और आर्मी की। बाकी इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ा शक्ति होती है, कजाकिस्तान में प्रबल दोस्तक होती है, दस्तक। ऐसे ही किर्गिस्तान में खंजर होती है, मालदीव्स में क्वेरियन होती है और मंगोलिया में नोमैडिक एलिफेंट होती है, ठीक। ऐसे म्यांमार में IMBEX होती है, दैट इज इंडिया म्यांमार बायलैटरल एक्सरसाइज। नेपाल में सूर्य किरण होती है, एक बार इधर होती है एक बार उधर होती है, ठीक है, मतलब एक बार इंडिया में हो जाएगी एक बार नेपाल के बीच में होगी। ओमान में अलनगा होती है। इंदिरा इंडिया एंड रशिया के बीच में इंदिरा एक्सरसाइज होती है, सेशल्स, ठीक है। लेमाते जो है वो सेशल्स के साथ में होती है हमारी। श्रीलंका के साथ में मित्र शक्ति होती है, थाईलैंड के साथ में मैत्रेयी होती है, यूके के साथ में अजय वॉरियर होती है, यूएसए के साथ में युद्धाभ्यास होती है, दैट इज वज्र प्रहार। जॉइंट एक्सरसाइजेज के बारे में बात करें, मलाबार जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट की जाती है इंडिया यूएसए जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में।
वरुणा जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और फ्रेंच के बीच में या फ्रांस के बीच में कंडक्ट की जाती है। लपेरोज जो है वो एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, जॉइंट एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, फ्रांस, जापान और यूके के बीच में कंडक्ट की जाती है। सी ड्रैगन जो है यूएसए, इंडिया, जापान, कनाडा, साउथ कोरिया कंडक्ट करते हैं। कोंकण, इसमें मेरे फादर ने भी पार्टिसिपेट किया था, इंडिया और यूके इसके अंदर जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं। AIME दैट इज IMDEX जो है वो इंडिया और एशियान के बीच में कंडक्ट होती है। ब्राइट स्टार जो है वो इंडिया और 34 नेशन के बीच में कंडक्ट की जाती है। फिर ऐसे ही सेल्वेक्स जो है, सेल्वेक्स इंडिया और यूएसए के बीच में है। सेलिनेक्स जो है इंडिया श्रीलंका के बीच में होती है। समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। अल मोहम्मद अल हिंदी दैट इज अल, ठीक है, अल कहाँ पे लगता है, अरेबिक भाषा के अंदर आता है, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में होती है। इंडिया, फ्रांस और यूए के बीच में एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुई थी जो कि पासेक्स के तौर पे जाने। कोमोडो नाम की एक्सरसाइज इंडिया और 36 नेशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ऑक्सी इंडेक्स दैट इज ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, तो भैया ऑक्सी इंडेक्स हुई। ऐसे सिम्बेक्स हुई इंडिया और सिंगापुर के बीच में, ठीक है। अब कुछ ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस जो कि न्यूज़ के अंदर थे, जैसे कि ऑपरेशन करुणा, भैया आपको पता है कि साइक्लोन आ गया था म्यांमार के अंदर, तो उसमें रिलीफ के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन कावेरी, सूडान के अंदर रेड सी में हमारा कुछ लोग फंस गए थे तो उनको वैक्यूएट करना था। ऑपरेशन ब्रह्मपुरम फाइटिंग हुई थी, इसके अंदर कोची के अंदर हुई थी भैया, ठीक है। ऐसे ही कुछ नेवी के ऑपरेशन या फिर ये कुछ एक्सरसाइजेज न्यूज़ के अंदर थी, जैसे कि एक्सरसाइज वीर गार्जियन जो इंडिया और जापान के बीच में हुई थी। पासेक्स हुई थी भैया फ्रांस के साथ में इंडियन ओशन रीजन में। डेजर्ट फ्लैग हुई थी यूएई के साथ में, इसमें पहली बार तेजस ने पार्टिसिपेट किया था। कोबरा वॉरियर हुई थी यूके के साथ में। कोप इंडिया हुई थी। यूएस एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स जापान ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, इंडिया भी थी इसमें। ऐसे ही ओरियन नाम की एक्सरसाइज हुई थी फ्रांस के साथ में, और ऐसे ही ग्रीस के साथ में इन ओकस नाम की ये एक्सरसाइज हुई थी। ब्राइट स्टार हुई थी इजिप्ट के साथ में, ठीक है। क्रांति महोत्सव नाम की एक्सरसाइज हुई थी जिसमें मल्टी रोल एयर हेलीकॉप्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था। चक्र दृष्टि जो हुई थी, इसके अंदर वेस्टर्न थिएटर के अंदर हमारे फाइटर, बाकी जो कुछ पर्सनल हैं, फिर अवैक्स वो यहाँ पे इन्होंने ऑपरेशन किया था, ठीक है। लॉन्ग रेंज मैरीटाइम स्ट्राइक के लिए यहाँ पे एक एक्सरसाइज की थी। और एयरफोर्स स्टेशन निलाया में नेवी का जो ये यूपीजी वर्जन है किसका, MiG-29K का, ये एक डिटैचमेंट अटैचमेंट के लिए गया था वहाँ पे, ठीक है। ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया था भाई सीरिया के अंदर जो अर्थक्वेक आया था उसके लिए। ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया था सूडान के अंदर इवैक्यूएशन के लिए। ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया था हमास और इजराइल के जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ना उसके लिए, ठीक। अब F-35 जो है फाइटर जेट था ना, ये न्यूज़ के अंदर था। ये आपको पता है कि भैया यूएसए की कंपनी ने इसको बनाया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी सारा बोल बच्चन है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत लंबे टाइम तक एक F-35 आकर के इंडिया में किसका, यूनाइटेड किंगडम का आकर के ख़राब हो गया था, तो उसमें उसको तोड़ फोड़ करके जहाज़ में चढ़ा करके लेके गए हैं वो लोग, इतनी बुरी हालत होगी। ऐसे ब्रह्मोस का NG वर्जन, नेक्स्ट जनरेशन वर्जन भी जो है उसको टेस्ट किया गया है, फ्लाइट टेस्ट हुआ था, ठीक है, इसका फ्लाइट टेस्ट हुआ था, बस ये आपको याद रखना है। ये एक जॉइंट वेंचर है किसके बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में, ठीक है। रेंज इसकी 290 किलोमीटर होगी ओल्डर वर्जन की। अभी कह रहे हैं कि नए वाले की और स्पीड और सारी चीज़ें बड़ी हैं, ठीक है। ऐसे ही VSHORDS, ठीक है, तो भैया इस मिसाइल को टेस्ट किया गया था चांदीपुर, जो कि उड़ीसा के कोस्ट के पास में है। इसकी मैक्सिमम रेंज है 8 किलोमीटर और ये एंगेज कर सकती है 4.5 किलोमीटर की हाइट के ऊपर। ऐसे एरो इंडिया को कंडक्ट किया गया था, ठीक है, कहाँ पे, यालंका एयरबेस है बेंगलोर के पास में। थीम था कि द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे Su-57 ने भी पार्टिसिपेट किया था और F-22 ने भी F-35 ने भी किया था। F-22 तो भेजता ही नहीं है यूएसए कहीं पे, ठीक है, F-35 ने भी किया था। फिर कुछ ये एक्सरसाइज न्यूज़ के अंदर रही कि भैया इक्वेरियन जो एक्सरसाइज है वो मालदीव्स के साथ में हुई थी। ट्रोपेक्स जो हुई थी वो इंडियन नेवी, एयरफोर्स और जो इंडिया के जितने भी डिफेंस की फेटर्निटी है सब लोगों ने इक्वली पार्टिसिपेट किया। एक्सरसाइज साइक्लोन नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट की थी इंडिया और इजिप्ट ने, और ऐसे कोमोडो नाम की एक्सरसाइज जो कंडक्ट की गई थी इंडिया और इंडोनेशिया के साथ में मिलके। धर्मा गार्डियन इंडिया और जापान ने, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा, ये कहाँ पे हुई थी, कैसे हुई थी।
ठीक। उसके अलावा सिप्री की रिपोर्ट आई है, उसने बताया कि भैया यूक्रेन जो था वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर बना था इस साल में 2015 से लेकर करके और 2019 के बीच की अगर बात की जाए, ठीक है। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर बना है। उसके बाद में बाकी बिगेस्ट आर्म एक्सपोर्टर तो रशिया और फ्रांस ही रहे हैं, 36 जिन्होंने इंडिया में अपना आर्म एक्सपोर्ट किया है। पहले फ्रांस रहा, क्योंकि हमें पता है कि भाई चाहे डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हो या फिर रफेल हो, वो हम लोगों ने फ्रांस से खरीदे हैं। और रशिया से, है ना, रशिया से भी क्या किया है, रशिया से भी बहुत सारा हमारे यहाँ पे सामान आता ही है, ठीक। उसके बाद है इंडियन नेवी इंडिया अफ्रीका इनिशिएटिव, जिसको एक्मे और SOAS सागर बोलते हैं। तो भैया ये एक्मे का मीन्स क्या होता था, यूनिटी होता है, ठीक है। एकम बोलते हैं ना इसको, एकम, ठीक है, एकम। तो ये एक इनिशिएटिव शुरू किया था। ऐसे ही लार्ज फ्रेज्ड एरे रडार LPAR, इसको लॉन्च किया है, इसको डिप्लॉय किया है किसने, चाइना ने डिप्लॉय किया है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे किया है, यूनान प्रोविंस के अंदर किया है, ठीक है, यूनान प्रोविंस के अंदर किया है। ऐसे ही नेवल एंटी शिप मिसाइल, जो कि एक एंटी शिप मिसाइल है, तो इसको टेस्ट किया था DRDO ने और इंडियन नेवी ने मिलके इसको टेस्ट किया है चांदीपुर उड़ीसा के पास में। फिर आता है अस्त्रा की जो Mark 3 है, जिसको गेंदीवा भी बोलते हैं, गेंदीवा, ठीक है, गेंदीवा। ये क्या है, इंडिया की लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस एयर टू एयर मिसाइल है, जिसको अस्त्र मिसाइल बोलते हैं। अस्त्र क्या है, एयर टू एयर मिसाइल, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। गांडीव आपको पता है, अर्जुन के धनुष को गांडीव बोलते थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी ये बियॉन्ड विजुअल रेंज है, यानी कि एयरक्राफ्ट एक उड़ रहा है, उसके ऊपर ये माउंटेड है, दूसरे एयरक्राफ्ट को हवा में ही फोड़ना है तो भैया यहाँ से लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद में अस्त्र BVRAAM, ठीक है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो है उसके बारे में ही बात हो रही है यहाँ पे। चलो, फिर आता है T-72 टैंक को लेकर के इंडिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 248 मिलियन का, ठीक है, रशिया के साथ में, है ना, रशिया के साथ में, ताकि इसके इंजन को दोबारा से क्या किया जा सके, इंजन को लेकर के जो भी मॉडिफिकेशन है वो सारी चीज़ें की जा सके, ठीक। उसके बाद में ऐसे ही प्रतिबिंब करके एक मॉड्यूल चलाया गया, स्टार्ट किया गया था। प्रतिबिंब के अंदर क्या था कि इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना है और इंडिया के अंदर डेवलप करना है एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी का, साइबर सिक्योरिटी का माहौल, ठीक है। प्रतिबिंब एक मॉड्यूल चलाया गया था। ऐसे ही इंडियन नेवल शिप है इम्फाल जो है वो कि पोर्ट लुइस पहुंचा था मॉरिशस के अंदर, जिसमें उन्होंने 57th मॉरिशस नेशनल डे के अंदर सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट 15B के अंदर में आता है और बाकी प्रोजेक्ट 15B के दूसरे शिप्स को भी हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है। बाकी न्यूज़ के अंदर कुछ एक्सरसाइज और थी, ऐसे बंगो सागर थी जो कि बे ऑफ बंगाल में हुई है, ठीक है, जिसमें INS रणवीर ने पार्टिसिपेट किया था। वरुणा नाम की एक्सरसाइज हुई फ्रांस के साथ में, मैंने जैसा आपको बताया। खंजर जो होती है वो कजाकिस्तान के साथ में होती है। सी ड्रैगन जो होती है वो आपको पता ही है कि इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, है ना, तो वो सारी बातें। प्रोजेक्ट वर्षा में क्या है कि भैया हम लोगों को ऐसे नेवल बेस बनाने हैं जहाँ पे हम लोग अपने न्यूक्लियर सबमरीन और वॉरशिप को खड़ा कर सके, ठीक है। ऐसे एक बेस बनाया है रंबीली विलेज के पास में, जो कि 50 किलोमीटर दूर है, किसमें, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से। इसको प्रोजेक्ट वर्षा बोला गया, ठीक है। यहाँ पे 12 न्यूक्लियर सबमरीन को खड़ा किया जा सकता है, मतलब बहुत ही मजबूत है कि अगर अटैक हो जाए तो ये सबमरीन डूबेंगी नहीं, अंदर खड़े किया जा सकता है। ऐसे ही INS सुनाया, ठीक है, INS सुनाया क्या है, ये पोर्ट ऑन कॉल पे गया था, कहाँ पे, तंजानिया में। पोर्ट ऑन कॉल क्या होता है, ये एक ऐसा पोर्ट होता है जहाँ पे खाना वाना भरना होता है ना भाई, इतने लंबे लंबे दूर तक ये शिप घूमते रहते हैं, खाना वाना लगेगा तो यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, इसको पोर्ट ऑन कॉल बोलते हैं। फिर उसके बाद में लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, जिसका नाम है गौरव, ये गौरव का नाम का है, ये सुखोई फाइटर के साथ में अटैच हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है, हम लोगों ने इसको टेस्ट किया है अभी, गौरव का। Mark 2 लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम हम लोगों ने क्या किया था, ठीक है, इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया था, ठीक है। ये नेशनल ओपन रेंज जो करनूल के पास में है वहाँ पे इसको टेस्ट किया गया था। अब इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है कि भैया ये इससे हम लोग इसको यूज़ करके, इस लेज़र को यूज़ करके मिसाइल को, ड्रोन को, या जो छोटे प्रोजेक्टाइल है ना, जो भी क्या बोलते हैं प्रोपेलर ड्रोन वगैरह हैं, तो उनको हम लोग क्या कर सकें, उसको ख़त्म कर सकें। ऐसे ही ऑपरेशन चक्रा V या चक्रा 5, इसको CBI ने लॉन्च किया था, ताकि जो ठीक है, इसको CBI ने लॉन्च किया था, जो कि डिजिटल फ्रॉड के केसेस वगैरह हैं उसके लिए।
फिर प्रचंड प्रहार नाम की एक्सरसाइज इंडिया ने इसको ऑर्गेनाइज किया था अरुणाचल प्रदेश में। इंडिया और रशिया के बीच में हुई थी। टाइगर ट्रायम्फ आपको पता है यूएसए के साथ में होती है। डेजर्ट फ्लैग जो है वो यूएई के साथ में होती है। दस्तलिक सिख नाम की एक्सरसाइज है वो उज्बेकिस्तान के साथ में होती है। ठीक है, ऐसे आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम, ये देखो आकाश तीर नाम का ये एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस कंट्रोलर रिपोर्टिंग सिस्टम है जिसको अभी टेस्ट किया गया था और इसको बनाया है डीआरडीओ ने, नहीं बेल ने बनाया इसको, बीईएल ने। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के तहत, आपको याद रखना है। ऐसे ही भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम, भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम ये एक इंडिया का पहला माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जो कि बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर इसको बनाया है, ताकि देखो स्वॉर्म ड्रोन क्या होता है, स्वॉर्म क्या होता है, जैसे बी ग्रुप के अंदर अटैक करती है ना, उसी तरह स्वॉर्म ड्रोन क्या होता है, ये भी ग्रुप के अंदर अटैक करते हैं, अपनी एक मदर ड्रोन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इसको डेवलप किया सोलर डिफेंस और एरोस्पेस लिमिटेड ने। ठीक है, ऐसे आकाश जो है वो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। S-400 ट्रायम्फ ये रशिया ने से हम लोगों ने खरीदा था। स्पाइडर मिसाइल इजराइल से खरीदे, ये भी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इग्ला एस जो है ये आप लोगों ने देखा होगा, इग्ला एस क्या है, शोल्डर पे उठा करके इस मिसाइल को फायर किया जा सकता है, ये भी हम लोगों ने रशिया से ही खरीदी थी। ठीक, ऐसे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ऑर्गेनाइज्ड सर्विस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि भैया ग्रुप ए ऑफिसर जो हैं, है ना, ग्रुप ए ऑफिसर के तौर पे इनके ऑफिसर को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है, बाकी ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभी लॉन्च किया गया था जिसमें क्या किया था कि भैया हमें टारगेट करना है 2026 तक नक्सल फ्री घोषित कर देना है इंडिया को। ठीक है, पूरा जोर लगाना है, तो जो भी छोटे मोटे एरियाज बचे हुए वहाँ पे भी आपको क्या करना है, ख़त्म करना है नक्सलिज्म को। अब से ऑपरेशन आहट को लॉन्च किया गया था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, जिसमें 4 जो बच्चियां हैं उनका ह्यूमन ट्रैफिक हो रहा था, तो रक्सोल स्टेशन से उनको पकड़ लिया गया जो भी उनके अंदर लिप्त लोग थे। ऐसे ही ऑपरेशन होक 2025 में लॉन्च किया गया ताकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या कर सके, बेसिकली क्या है कि जो चाइल्ड के अगेंस्ट में आजकल ऑनलाइन जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, तो उसको कंट्रोल किया जा सके। ऑपरेशन शिवा में शिव जी कहाँ रहते हैं, अमरनाथ में रहते हैं भाई, रहते तो हर जगह हैं, आपके अंदर भी मेरे अंदर भी, लेकिन अमरनाथ की सिक्योरिटी के लिए क्या किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था इस ऑपरेशन को। ठीक है, ऐसे ही स्ट्रेटोसेप्टिक एयरशिप प्लेटफॉर्म बनाया गया था भैया कुछ ऐसा, इसको डीआरडीओ ने टेस्ट किया था मध्य प्रदेश के अंदर, याद रखना। स्ट्रेटोस्फेरिक है ना, स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप नाम से पता चलता है कि भाई स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जाएगा ये एयरशिप। ठीक, ऐसे ही GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस, ठीक है, पेनिट्रेटर, ये हम लोगों ने B2 बॉम्बर, स्टेल्थ बॉम्बर जैसे कुछ बनाने की कोशिश की है। यूएसए ने क्या किया था, एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ठीक है, मिडनाइट हैमर, जिसमें इन्होंने 3 ईरानियन न्यूक्लियर साइट को अटैक किया था। ठीक है, बंकर बस्टर बॉम्ब से। ठीक है, ऐसे ही BU-57 का यूज़ करके, GBU-57। ऐसे मेगन लेज़र इंटरसेप्शन जो सिस्टम है, ठीक है, इंटरसेप्शन सिस्टम है, ये इजराइल पहला ऐसा कंट्री बनाया जिसने लेज़र वेपन को से क्या किया, एनिमी के ड्रोन को शूट किया था गाज़ा की वॉर के टाइम पे। ठीक है, और इसको रफ़ाल, ठीक है, रफ़ाल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने बनाया है इजराइल की। रफ़ाल उसकी एक कंपनी है, रफ़ाल एक एयरक्राफ्ट का भी नाम है जो कि फ्रेंच ओरिजिन का है, और रफ़ाल इनकी एक कंपनी भी है, दोनों को मिक्स मत करना। विलेज डिफेंस गार्ड का अभी क्या किया था, काफ़ी न्यूज़ के अंदर था, BSF ने इनको क्या किया था, ट्रेन किया था और बताया था कि भैया देखो ऑपरेशन सिंदूर में हर जगह हम लोग नहीं हो सकते, आपको भी अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो जो जम्मू कश्मीर के आसपास के बॉर्डर हैं पाकिस्तान से लगते हुए, वहाँ पे लोगों को ट्रेन किया गया था। ऐसे ही एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए INS अरनाला को क्या किया गया, कमीशन किया गया। ठीक है, INS अरनाला को कमीशन किया गया, जहाँ पे पानी गहरा भी नहीं है वहाँ पे भी ये काम करता है। ठीक है, इस सीरीज़ के 16 शिप में से पहला शिप है INS अरनाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही रुद्रास्त्र, रुद्रास्त्र नाम से पता चल रहा है, रुद्र का अस्त्र, तो ये क्या है, हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग का एयरक्राफ्ट है। वर्टिकल टेक ऑफ यानी ऐसे जाएगा, ऐसे ऊपर टेक ऑफ होगा फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है, और इसको सोलर एरोस्पेस और डिफेंस लिमिटेड ने बनाया है। दूसरा एयरक्राफ्ट आ गया भाई उनका, देखो पहले वाला बनाया था। ऐसे साइबर सुरक्षा, इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया था, एक एजेंसी बनाई है। ठीक है, ताकि ये
पूरे कंट्री की है ना बेसिकली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बने साइबर सिक्योरिटी को लेकर के। पासेक्स नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी इंडियन नेवी और यूके यूनाइटेड किंगडम नेवी के बीच में। ऐसे ही खान क्वेस्ट नाम की एक एक्सरसाइज कंडक्ट की किसके, इंडिया, मंगोलिया, यूएसए और दूसरे कंट्रीज़ के बीच में। एक्सरसाइज शक्ति को कंडक्ट किया गया था, मैंने बताया था वरुणा, गरुड़ा है ना, और उसके बाद में शक्ति, ये तीनों एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, फ्रांस के बीच में होती है। आकाश प्राइम जो है ये भी क्या है, इसको भी टेस्ट किया गया था, ठीक है, इसको भी टेस्ट किया गया था हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर लद्दाख में। फिर आकाश प्राइम जो है उसके कुछ फीचर रखे गए हैं कि भाई इसकी रेंज कितनी है, 25 से 30 किलोमीटर के आसपास है ना, तो वो देख लेना आप लोग। पृथ्वी 2 और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल जो है इनको भी टेस्ट फायर किया गया था, बीच बीच में टेस्ट फायर करते रहना पड़ता है भाई उड़ीसा की कोस्ट के ऊपर। तो इनकी रेंज जो है वो 250 से लेकर के 350 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये याद रख लेना, और बैलिस्टिक मिसाइल है दोनों, माफ, हाँ डीआरडीओ ने बनाया था, तो देख लेना एक बार। चलो उसके बाद में इंडिया ने स्पेस बेस्ड सर्विलांस सिस्टम प्रोग्राम को शुरू कर दिया है। इसमें 52 स्पाइस सैटेलाइट को लो अर्थ के सरफेस में लॉन्च किया जाएगा, ताकि आने वाली अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई सिचुएशन हो सके उससे पहले हमारे पास में एग्जैक्ट और इन्फॉर्मेटिव डाटा पड़ा रहे। चलिए गाइस, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट नाम से पता चल रहा है, तो भाई DRI दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था, ताकि जो इलीगल इंपोर्ट हो रहा है सामान का, पाकिस्तान से आ रहा है या फिर और कहीं से दुबई वगैरह जा रहा है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल और कर्ब किया जा सके। बाकी माली क्लास ड्रोन को अभी उनके प्रिक्योरमेंट के ऊपर बात चल रही थी कि इंडिया ने क्या किया है, माली दैट इज मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, ठीक है, एल्टीट्यूड नीचे हो, सरफेस से एल्टीट्यूड नीचे हो, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक हवा में रह सके। इनके प्रिक्योरमेंट के लेके बात और अपनी जोर शोर से तैयारी शुरू कर दिया कि भाई अगर कोई इंडिया का ऐसा बंदा है जो कि इनको ऊपर काम कर रहा है तो हम लोग इंडिया के लोगों से खरीद लें, ठीक है। ऐसे ही ठीक है, ऐसा ही एक ड्रोन है भैया रुस्तम ड्रोन, ये इंडिया का एक ड्रोन था रुस्तम ड्रोन, ठीक है। उसके बाद INS निस्तार क्या है, ये पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड एक ऐसा शिप है जो कि क्या करेंगे, डाइविंग वेसल के तौर पे काम करे। इसको डाइवर्स के मदद के लिए इसका यूज़ किया जा सके, कहीं पे डाइविंग करनी है ना, कुछ रेस्क्यू वगैरह करना है तो वहाँ पे, ठीक है। और इसके मामा की लड़की एक शिप है जिसका नाम है INS निपुण, उसको भी 2022 में कमीशन किया गया था, ठीक है। ऐसे ही तलिस्मान साब्रे नाम का एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था, जिसमें इंडिया के साथ साथ 19 नेशन ने पार्टिसिपेट किया था। ऐसे ही सिम्बेक्स क्या है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। भारत NCX क्या है, इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज ने आपस में कोऑर्डिनेट करके इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था, ठीक। ऑपरेशन ओलिविया, भाई इंडियन कोस्ट गार्ड ने देखा जो ओलिव रेडली टर्टल होते हैं ना, बहुत ही क्या होता है, महंगे होते हैं, लोग इनको चुरा करके बेचते हैं। तो भैया इनको जो ये गहिर मत्था बीच के ऊपर है ना, इनको सिक्योर करने के लिए तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ऐसे ही अब कुछ वीमेन की अचीवमेंट है, जैसे कि पहली फीमेल ग्रेजुएट नेशनल डिफेंस एकेडमी से उनका पहला बैच निकला, जिसमें 17 फीमेल ऑफिसर कैंडिडेट थी, जिसमें कैडेट सृष्टि दक्ष जो हैं वो फर्स्ट थी BA स्ट्रीम के अंदर, और इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता है और साथ में चीफ ऑफ एयर स्टाफ ट्रॉफी भी जीती थी। ऐसे माउंटेनरिंग को लेकर के जो सब इंस्पेक्टर गीता समोता है CISF की, ये पहली फीमेल पर्सनल बनी जिन्होंने क्या किया, माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया। ऐसे ही नाविका सागर परिक्रमा 2 के अंदर, ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर ये हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर देखो जब हम सदर्न रीजन के अंदर आते हैं ना, यहाँ पे अंटार्कटिका है, ये साउथ अमेरिका यहाँ पे खत्म हो गया, तो सरकम नेविगेट मतलब अर्थ का चक्कर लगाना। यहाँ पे जेट स्ट्रीम भी तेज़ चलती है और दूसरी हवाएं और ओशन की करंट भी तेज़ है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है अर्थ का कोई भी, तो भाई किसी को भी सरकम नेविगेट करना होता है ना वर्ल्ड को, तो यहीं से वो चक्कर काटता है। तो इसमें भी ऑपरेशन सागर परिक्रमा 2 जो है उसको लॉन्च किया गया था, जिसमें लेफ्टिनेंट कमांडर दलिना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा अलिगिरी सेमी, इन लोगों ने क्या किया, पूरे ग्लोब का चक्कर काटा था, ठीक है। उसके बाद में INSV कुदनिया, ये क्या है, एंशिएंट सेल शिप थी, जिसको एक एंशिएंट सेल शिप ऐसे कुछ करके बनाया गया था, कारवार रीजन के अंदर इसको खड़ा किया गया। अरनाला के बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। ऐसे ही एक्सरसाइज राहत नाम की एक एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया, जिसमें इंडियन आर्मी के इंजीनियर और NDRF ने साथ में इसको कंडक्ट करा था,
ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट नाम की एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था इंडिया और मंगोलिया के बीच में, जिसमें अरुणाचल स्काउट की बटालियन ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक, अब ये सारी पीपीटी आपको बैरक्स बडी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। बाकी ऑपरेशन जो एक्सरसाइज तिस्ता प्रहार, ये बंगाल के अंदर इसको कंडक्ट किया गया था, ठीक है। और त्रिशक्ति कोर है ईस्टर्न कमांड की, उसके अंदर इसको कंडक्ट किया गया था। इग्ला एस मिसाइल रशिया से ली है हम लोगों ने, कुछ ऐसे दिखती है ये, ठीक है। इसको कंधे के पे उठा करके फायर किया जा सकता है। लखनऊ के अंदर ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी बनाई गई है, ठीक, बड़ा काफ़ी अंदर न्यूज़ के अंदर था ये। ऐसे भार्गवस्त्र काउंटर स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम बनाया था, ये भी आपको पता चल गया। उसके अलावा आपको इंडिया अंगोला के बीच में है ना एक लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई थी। उसके अलावा यूएसए गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। ताइवान हैमरिज जो है वो फर्स्ट लाइव फायरिंग यूएस का एक सप्लायर बना है भैया, ठीक है। लॉकहीड मार्टिन ने इसको बनाया है, ऐसे कुछ करके। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे गोल्डन ड्रैगन जो चाइना और कंबोडिया के बीच में एक मिलिट्री ड्रिल थी, उसको कंडक्ट किया गया था और 2025 के अंदर इनका मेन फोकस था काउंटर टेररिज्म और ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ। कंबोडिया में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। ऑपरेशन केलर केलर जो था वो शोपियां में इसको कंडक्ट किया गया था। इसका ये था कि राष्ट्रीय राइफल की जो यूनिट थी उन्होंने स्पेसिफिक इंटेलिजेंट के ऊपर बाकी कुछ सर्च और जो डिस्ट्रॉय ऑपरेशन शुरू किए थे, ठीक है, ताकि हार्डकोर टेररिस्ट को एलिमिनेट किया जा सके, जो कि बहुत ही ज़्यादा दंगा उठा रहे हैं इतने लंबे टाइम से, ठीक है। फिर ऐसे ही ऑपरेशन नादिर त्राल में जो जम्मू कश्मीर के अंदर है वहाँ पे इसको कंडक्ट किया गया था। इसके अंदर ये था कि इंटेलिजेंस के बेसिस पे एरिया को कोर्डन करना था और सर्च करना था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, नादिर। उसके बाद में एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, आपको पता है मंगोलिया के साथ में होती है हमारी ये कंडक्ट, 2003 में स्टार्ट हुई थी और अभी तक ये चल ही रही है। बाकी अभी कुमाऊं रेजिमेंट ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। ऑपरेशन शक्ति नाम की जो ये एक्सरसाइज है, ठीक है, इसको फ्रांस के अंदर ला कवराली का जो एक कैंप है यहाँ पे इसको कंडक्ट किया गया था। मैंने बताया था वरुणा, गरुड़ा और शक्ति, तीनों एक्सरसाइज हम लोग फ्रांस के साथ में कंडक्ट करते हैं। बाकी जो पासिक्स एक्सरसाइज है इसके बारे में भी हम लोगों ने पीछे पढ़ ही लिया है। टाइगर क्लो नाम की एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स के साथ में कंडक्ट की जाती है ना। ये बाकी गरुड़ जो रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे इसको नॉर्थ ईस्ट में कंडक्ट किया गया था, ठीक है। फिर बाकी गढ़वाल रीजन में जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने क्या किया था, विजिट किया था, ठीक। ऐसे ही ऑपरेशन बिहाली जो है वो काउंटर टेरर ऑपरेशन थे उधमपुर के अंदर, ठीक है। उसको पैरा कमांडोज और जम्मू कश्मीर जो पुलिस के एसओजी वाले हैं वाइट नाइट कोर ने इसको कंडक्ट किया था, ठीक है, आपको याद रखना है। चलो उसके बाद में लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी जो कि 27 साल की हैं, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पहली वीमेन एडीसी बनी है, ठीक है, पहली वीमेन एडीसी बनी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी, ठीक है। 5 एडीसी अभी नए आए हैं, 3 आर्मी में, उसके अलावा 1 नेवी और 1 एयरफोर्स के, ठीक है, फर्स्ट एवर वुमेन। बाकी अचल जो है वो 5th FPV बना है, ठीक है, 5th FPV बना है। उसके अलावा अदमाया जो है वो फर्स्ट, ठीक है, फास्ट पेट्रोल वेसल है इस न्यू सीरीज़ का, ठीक है, इसको 100% इंडिया में ही बनाया गया है। बाकी आईएनएस तेग जो है इसने मॉरिशस को विजिट किया था, ठीक है। ऐसे ही न्यू फ्रिगेट स्टेल्थ फ्रिगेट तमल को इंटीग्रेट किया गया है, इंडक्ट किया गया था। ये हम लोगों ने रशिया से ख़रीदा था, ये आपको याद रखना है। ये बाकी इसके ऊपर ब्रह्मोस लॉन्ग रेंज क्रूज़ मिसाइल को भी क्या किया जा सकता है, माउंट किया जा सकता है, अटैच किया जा सकता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी क्वाड कोस्ट गार्ड ऑब्जर्वर मिशन जो है उसको लॉन्च किया गया गुआम यूएसए के अंदर, जिसमें इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया सब ने इक्वली पार्टिसिपेट किया, ठीक है। इस एक्सरसाइज को कंडक्ट भी किया गया था। आईएनएस अर्नाला जो है उसको कमीशन किया गया था, ये फिर से आ गया। उसके अलावा MV वेवन 503 इसमें आग लग गई थी केरला कोस्ट के पास में। बाकी इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया था, यहाँ पे एक रेस्क्यू मिशन चलाया था। बाकी ऑफिशियली जो जापान की और जो चाइना के कुछ एनवेज हैं उनको यहाँ पे रेस्क्यू किया गया था, तो
ऑफिशियल थैंक भी आया था उनकी साइड से। बाकी इंडियन एयरफोर्स ने आई स्टार प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, नाम से पता चल रहा है आई स्टार। इसमें लॉन्ग रेंज स्ट्राइक, प्रिसीजन स्ट्राइक को क्या करना था हम लोगों को, अभी ऐसे एयरक्राफ्ट बनाने हैं। बाकी इसमें 3 एडवांस एयरक्राफ्ट को कंसिडर करने की बात हो रही है। बाकी डीआरडीओ इसमें इंडिजीनियस सेंसर भी लगाने की बात कर रहा है, ठीक है। शहीद नाम के ड्रोन्स काफ़ी न्यूज़ के अंदर रहे। ईरान ने इसका ओरिजिन हुआ था और इसको गैरिन 2 के नाम से जाना जाता है रशिया के अंदर। इनकी स्पीड है जी 185 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। न्यूक्लियर वॉर हेड काउंट जो है सिपरी का, उसके हिसाब से इंडिया के पास में 180 वॉर हेड काउंट है, ठीक है। पाकिस्तान के पास में 170 है, यूएसए के पास में 1770 है, ठीक है। 1770 ऐसे हैं जो कि डिप्लॉय कर रखे हैं और 1930 ऐसे हैं जो कि स्टोर में रखे हुए हैं, यानी टोटल इनके पास में 5177 के आस से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड है। और ये तो वो हैं जो बताए हुए हैं, कोई कंट्री क्यों ही बताएगा। रशिया के पास सबसे ज़्यादा है, फिर यूएसए के पास में आते हैं, ठीक है, सिपरी की रिपोर्ट के हिसाब से। थोड़ा सा फिर एक सेलिंग एक्सपेडिशन आया था, सेलिंग एक्सपेडिशन इंडिया से सेशल्स गया था, तो उसमें 11 ऑफिसर थे, ठीक है, INS त्रिवेणी के नाम से। फिर आता है तिलिस्मान साबरे, इस एक्सरसाइज के बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, ठीक है। प्रचंड शक्ति नाम की एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था मेरठ के अंदर, ठीक है, मेरठ के अंदर प्रचंड शक्ति नाम की एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। उसके बाद में पासेक्स हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। पासेक्स के अंदर INS तरकश ने पार्टिसिपेट किया है। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 के अंदर इसको कंडक्ट किया गया था जोधपुर के अंदर, सिंगापुर के साथ में मिलकर के जॉइंट एक्सरसाइज थी। सिम्बेक्स आपको पता ही है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है ये नेवल एक्सरसाइज, सिंगापुर में हुई थी इस बार। बाकी INS तमल जो है वो 8th मल्टी रोल फ्रिगेट बना है इस क्लास का, तुशील क्लास का एयरक्राफ्ट है, ठीक है। प्रोजेक्ट 17A में उदयगिरी को इंडक्ट कर लिया गया है, ठीक है। वो सारे के सारे नाम हम लोगों ने पहले ही, ठीक है, रीड कर लिए थे, समझ लिए थे, उनको भी आपको कवर करना है, इंपॉर्टेंट है। बाकी नीलगिरी क्लास का 3rd फ्रिगेट था ये INS हिमगिरी, ठीक है। उदयगिरी के बाद में हिमगिरी भी आ गया, 3rd नीलगिरी क्लास का फ्रिगेट था जिसके अंदर 75% जो सामान है वो इंडिया में बना हुआ लगा हुआ है, ठीक है। बाकी नेवल रेस्क्यू ऑपरेशन एक कंडक्ट किया गया था, वो मैं हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, ठीक। उसके बाद NDMA प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था बेल के साथ मिल करके, ठीक है। फिर फर्स्ट बैच जो कि अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर है उसको इंडक्ट किया गया था, ठीक है। फर्स्ट उसको क्या किया गया था, इंडक्ट किया गया था, ये आपको याद रखना है। बाकी फिर ईस्टर्न शिप जो है जैसे दिल्ली, शक्ति और किल्तन, इन्होंने वियतनाम के अंदर विजिट किए थे। और बाकी विमेन फाइटर पायलट इंडियन नेवी की पहली कौन बनी है, सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया, ठीक है। उसके बाद में ऑपरेशन मिलोन, इसके अंदर डार्कनेट ड्रग रैकेट को बस्ट करना था, ठीक है। ड्रग जो डार्क इंटरनेट के ऊपर ड्रग रैकेट चलता है ना, उसको रोकने की बात हो रही थी ऑपरेशन मेलन के तहत। ऐसे ऑपरेशन मेडमैक्स में क्या करना था, जो ड्रग कार्टेल चल रहा है इंटरनेशनली उसको रोकने की बात हो रही है कंट्रीज़ के बीच में। ऐसे ही ऑपरेशन काला नेमी में जो फेक संत उत्तराखंड में जाकर के बैठे हुए हैं, क्यों क्राइम करके जाके बैठ जाएंगे दाढ़ी बढ़ा करके, किसको पता है कौन साधु और कौन स्वाधु है। तो भैया उसके लिए क्या है, उत्तराखंड में ऑपरेशन काला नेमी हम लोगों ने लॉन्च किया था। ऐसे ऑपरेशन शिवा जो है उसको लॉन्च किया गया था अमरनाथ के अंदर सिक्योरिटी को देखने के लिए, ठीक है। ऐसे शिव शक्ति नाम का ऑपरेशन लॉन्च किया गया ताकि 2 इन्फ्लेट्रेटर जो कि पुंछ में आए थे उनको ठोका जा सके। और फिर महादेव नाम का ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया ताकि पहलगांव टेररिस्ट से बदला लिया जा सके। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं अंत में। हमेशा की तरह एक ही बात बोलूंगा कि जिंदगी में सब कुछ मिलता है अगर इरादा एक हो और नेक हो तो। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।